चलिए, आप सबका स्वागत है बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज में। देखिए, बिहार पुलिस का जैसा कि आपने बोला था कि टेस्ट सीरीज होना चाहिए, तो हम पहले से कोई प्लान नहीं किए हुए थे कि टेस्ट सीरीज लेना है, हम दरवा के लिए सोचे हुए थे सिर्फ। लेकिन आपने बोला तो उसको हमने किया है और रात रात भर क्वेश्चन सेट करना पड़ रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, आपका भी काम है कि उस तरह से आपको भी मेहनत करना है। और देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास क्या है, 7 अगस्त से शायद बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जैसा कि अंदेशा है। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारा भाई बहन सोचेंगे कि अब तो समय बचा हुआ नहीं है, तो बस छोड़ देते हैं। और कुछ क्या सोचेंगे कि नहीं, जितना दिन बचा हुआ है उसमें हम लगते हैं और वो बच्चा अच्छा करेंगे। तो दोनों दो तरह के बच्चे हैं। आपको बाबू दूसरा तरह कैटेगरी में जाना है कि जितना दिन बचा हुआ है हम अपना पूरा देंगे। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, तैयारी है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ इस वाला, माने कि इस एग्जाम की आप तैयारी किए, इस एग्जाम में रिजल्ट ना हुआ, लेकिन अगर आप तैयारी किए हुए रहिएगा तो अगला एग्जाम में काम करेगा। तो हमको कभी भी क्या है, रिजल्ट को ओरिएंटेशन लेकर के तैयारी नहीं करना है। हमको बस अपना बेहतर तैयारी करके रखना है, कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, ठीक ना। और दूसरी बात क्या है कि बिहार पुलिस की बात करते हैं, शायद 21,000 के आसपास सीट है ना। इसका 5 गुना कम से कम आपको रिजल्ट देगा। तो लगभग समझिए कि 1 लाख के आसपास रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, 1 लाख के बच्चा के बीच भी आप अगर नहीं आ पाने की स्थिति में हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं होता कि 1 लाख के अंदर में आप हैं, तो समझिए कि बहुत ही गलत ट्रैक पर आप चल रहे हैं। कम से कम इतना कॉन्फिडेंस हमको होना चाहिए कि 1 लाख के बीच बच्चा है, उसके बीच अपना स्थान बनाना है। और एक और चीज क्या है कि हम लोग के समय से, हम 2012 में हम क्वालिफाई किए थे बिहार पुलिस का, ठीक ना। तो उस समय हम लोग के समय क्या था कि रिटेन एग्जाम होता था, और रिटेन के ऊपर ही मेरिट बनता था, आप फिजिकल होता था क्वालिफाइंग। लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है कि आपका रिटेन भी पास करना है, और आपका जो मेरिट बनेगा उसमें रिटेन का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, आपका फिजिकल का मार्क्स जुड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ किसी तरह से हम खाली बाबू रिटेन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो बाकी पूरा का पूरा आपका फिजिकल पर है कि मेरिट बनेगा कि ना बनेगा। लेकिन सबसे पहला वादा क्या है, आपको रिटेन है, ठीक है। और रिटेन भी क्या है कि थोड़ा सा बिहार पुलिस का ऐसा नहीं कि पहले वाला रिटेन रह गया, सब एग्जाम क्या हो रहा है, बदल रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन एक चीज मानिएगा, तो जो बेसिक चीज होता है एग्जाम का ना, हमेशा सेम रहता है। भले कटअप ज्यादा जा सकता है, लेकिन जो बेसिक एग्जाम का रहता है हमेशा सेम रहता है। तो एग्जाम का बेसिक्स क्या रहता है, एग्जाम का बेसिक्स रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका तैयारी का बेस या आधार होना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर 100 बच्चा यहाँ पढ़ने आइएगा तो कम 75 बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखिएगा, देखना ही नहीं बच्चा। हम ही बता रहे हैं क्या कि हम लगातार 3 एग्जाम फेल किए हैं, एक एग्जाम रिटन नहीं हुआ, 2 एग्जाम लगातार मेरिट फेल किए, नहीं एक बना। उसके बाद समझ में आया कि कहाँ कहाँ समस्या हो रहा है, और फिर समस्या के ऊपर काम किए, तब जाके फिर लगातार रिजल्ट होना शुरू हुआ। और उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम महत्व नहीं दे रहे थे। जब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को महत्व देना शुरू किए, तब से बोल सकते हैं कि एग्जाम के हम सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किए। तो हमारा ये मानना है कि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हमारा बहुत ही मजबूत पकड़ होना चाहिए। जिस तरह से बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन दे दिया है, उसका बुक भी निकाल दिया है। दूसरा से हम बिहार पुलिस से क्या किए हैं कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है, वीडियो जो है आपका यूट्यूब पर भी जाएगा। तो जो भाई बहन जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर में, तो ऑफलाइन सेंटर में आप यहाँ पाइएगा, बाजार समिति मेन गेट के पूरब में, बाजार समिति मेन गेट के पूरब में बहादुरपुर पड़ता है। और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो द सिलेक्शन रू एप्लीकेशन है। साथ ही क्या है कि जितना भी हमारे भाई बहन सिलेक्शन बैच से जुड़े हुए होंगे, या तो आप बिहार दरोगा स्पेशल बैच से जुड़े हुए होंगे, उनको हम यहाँ पर एक्सेस दिलवा दिए हैं। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन खोलिएगा तो आपको कोर्स दिखाई देगा, बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज वाला, ये वाला दिखा देते, रुक जाइए थोड़ा सा। ये वाला देखिए, ये आपका कोर्स का नाम है बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2024, और उसके बाद एंड लगाया हुआ है प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन। मतलब इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी रहेगा, और प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका आपका सब्जेक्ट वाइज क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी भाई बहन यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप सबको एक्सेस दे दिया जाएगा। देखिए सुनिएगा, जो टेस्ट लेंगे हम, तो टेस्ट का क्या है कि यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन पर देखना है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी क्या है, रिकॉर्डेड है।
अगर समय अलाउ हमको करता तो यहाँ दोबारा हम क्या करते आपको पढ़ाते दोबारा तरीका से, ठीक है ना, नया तरीका से। लेकिन चूंकि समय बहुत ही कम है, इसीलिए क्या है कि सॉल्यूशन वीडियो आपको देखना है। और यकीन मानिए अगर सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिएगा 50% के आसपास क्वेश्चन लगभग लगभग वहां से आपको आने की संभावना बनेगा। हम दावा तो एकदम नहीं बोलेंगे, एकदम लिख के देंगे, लेकिन उतना बाबू लगभग लगभग क्या होगा आएगा। अब बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह करेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका टेस्ट सीरीज देखिए क्या है, डेली डेली आपका शुरू हो जाएगा शाम के 4 बजे से। शाम के 4 बजे से शुरू हो जाएगा तो आपको 4 बजे के पहले ही आ जाना। आज पहला दिन था इसलिए क्लास में हम लेट से एंट्री किए हैं कि बच्चे अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको शाम के 4 बजे यहाँ एंट्री कर जाना है। 1 घंटा के आसपास आपको समय मिलेगा टेस्ट बनाने का। और उसके बाद क्या है कि जितना हमको समय दीजिए उतना हम डिस्कशन करेंगे। अगर 2 घंटा डिस्कशन करवाना चाहिएगा तो 2 घंटा करेंगे, अगर 3 घंटा डिस्कशन करवाना चाहिएगा तो 3 घंटा करेंगे। और चूंकि 100 क्वेश्चन होगा प्रत्येक टेस्ट में, तो अगर 3 घंटा मिनिमम समय दीजिएगा ना तो अच्छा से डिस्कशन किया जा सकता है। और टेस्ट का डिस्कशन सुनिएगा तभी बेनिफिट होगा। हमने टेस्ट सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको मैक्सिमम सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो क्या मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और साथ ही क्या मिलेगा, पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन। आपको दोनों देखना, इसका आपको एक्सेस सारा बच्चा को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, एक्सेस हम दिलवा देंगे। और ये क्या है आपको यहाँ पर हम कंडक्ट करेंगे। सुनिएगा दोस्तों, टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट की संख्या आपको कितना रहेगा, तो टेस्ट की संख्या रहेगा टोटल 20। अगर समय अलाउ करेगा, जैसे हमको अगर समय अलाउ करता है तो हो सकता है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 20 टेस्ट आपको हमें लेंगे, जिसमें से 10 क्या होगा, विषयवार टेस्ट। विषयवार टेस्ट का मतलब होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, मैथ, आपका अंग्रेजी पूछता है, हिंदी पूछता है, सबका 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपको ले लेंगे ताकि एक बार मोटा मोटी हमारा सिलेबस हो जाए कवर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। जिस तरह से बिहार दरोगा एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह का पैटर्न है, करेंट अफेयर वगैरह सब पूछा जाता है, सब डालते हुए क्या करेंगे, आपको 10 गो टेस्ट लेंगे। इसको इस तरह से डिजाइन करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि 10 या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमारा प्रयास ही रहेगा कि एक बार आपका सिलेबस कवर करवा लिया जाए। और उसके बाद क्या है कि एग्जाम के पहले, एग्जाम जैसा हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में जाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। अब पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है, और कॉन्फिडेंस कहीं मार्केट में नहीं मिलता है, गए या 2 किलो ले लिए और कॉन्फिडेंस आ गया। आप तैयारी करते चलिएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते चलेगा, ठीक है ना। आइए अब देखिए, जो ये बताएं कि बिहार पुलिस का पीवाई क्विज विषयवार सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या किया है कि जैसे बिहार द्रोह का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया है। जैसे होता है क्या ना कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो पुराना बच्चा होइएगा उनको तो पता रहता है कौन सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है, लेकिन जो नया बच्चा होइएगा उनको पता ही नहीं चलता है कि हिस्ट्री का कौन क्वेश्चन है। हिस्ट्री में तो एंशियंट हिस्ट्री का कौन है, मिडिवल का कौन है, मॉडर्न का कौन है, वर्ल्ड का कौन है, कौन एनवायरमेंट में जाएगा, कौन फिजिक्स में जाएगा, कौन केमिस्ट्री में, कौन बायोलॉजी में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज आपको अलग कर दिया है, और उसका आपका एप्लीकेशन पे फोल्डर बना रहेगा पीडीएफ का, तो वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। मतलब जो कोर्स रहेगा ना उसी कोर्स में आपका फोल्डर रहेगा पीडीएफ का, तो वहां से आप पीडीएफ भी चलिए ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या है कि आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन का जो फोल्डर होगा क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर अपने पास फोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा। हम बताते जाएंगे यहाँ पर, मतलब वीडियो जो वहां पर देखिएगा ना तो वीडियो देखते चलिएगा, अपना उसको देखते चलिएगा, तो आपके लिए काम करना आसान ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानते हैं, हमको एकदम पूरा याद कर लेना है। हम इसको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन पढ़ने के पहले क्वेश्चन अगर याद रहेगा ना तो पढ़िएगा तुरंत क्लिक करेगा। जैसे एग्जाम्पल के हम बोल दिए कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं 1857 क्रांति, इसमें बताएंगे कि कौन क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता था। आप पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, ये हम पहले बोल दिए हैं। अब पढ़ाना हम शुरू करेंगे, तो जैसे हम वीर कुंवर सिंह बोलेंगे ना आपको ज्यादा क्या होगा, फोकस होगा। मतलब जब क्वेश्चन पर क्या होगा, ज्यादा फोकस होगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन के ऊपर पकड़ होना जरूरी है। हमने आपको सब्जेक्ट वाइज कर दिया है तो आपको समस्या ना हो, ठीक है। आगे चलिएगा। अब देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से कितना आता है, दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपको आता है। तो सुनिएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक सब्जेक्ट से उतना ही क्वेश्चन आएगा। आपको हम दिखाएंगे कि देखिए क्या है, बिहार दरोगा में
कि जो एग्जाम अभी हुआ है आपका, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 1 अक्टूबर को हुआ था बाबू ना, उसी का देखिए क्वेश्चन लिया गया है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि कोई बाबू सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया गया है, कोई सब्जेक्ट को कम दिया गया है। और ये बिहार पुलिस में नहीं बल्कि बिहार दरोगा में भी वो पैटर्न देखा जा रहा है कि कोई खास बाबू ईयर में कोई खास सब्जेक्ट को वेटेज दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, तो इसमें देखा गया है कि इकोनॉमिक्स को ज्यादा वेटेज दे दिया है। कई बार क्या है कि आपको इन्वायरमेंट को वेटेज दे देगा, कई बार भूगोल को दे देगा। हमको सब सब्जेक्ट तैयार करके जाना है। मतलब पहले वाला जमाना चल गया कि एक आध सब्जेक्ट छोड़ दीजिएगा और रिजल्ट हो जाएगा। पहले होता था कि मान लेते कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कट जाएगा, 50 नंबर 60 नंबर जाएगा तो हो जाएगा। अब कट पे बहुत ज्यादा जाता है, तो जाहिर सी बात है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ समझिएगा दोस्त क्या है कि बिहार दरोगा क्या है आपका, ये आपका वही नहीं बाबू, हाँ ये देखिए क्या है, ये आपका फर्स्ट सीटिंग का है और ये क्या आपको सेकंड सीटिंग का है। अब इसमें देखिए कौन कौन सब्जेक्ट से कौन कौन क्वेश्चन आया गया है। तो पहले तो क्या है कि बैठ जाइए, जगह नहीं मिल रहा है, तकलीफ इधर जगह कहीं कहीं होगा। हाँ, तो पहले तो क्या है कि हम थोड़ा तुलना करके, पहले तो क्या है कि हम तुलना करके बताते हैं कौन विषय से फर्स्ट सीटिंग में और सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन आया था। और फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन लेने के बाद क्या है कि हम आइडिया देंगे कैसे आपको पढ़ना है। इस क्लास में सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे आज की क्लास में, आज क्लास में हम आपको आइडिया देंगे कैसे आपको पढ़ना है। और कल से क्या होगा, आपका प्रॉपर टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद हम सॉल्यूशन देंगे। आज हमको बेसिकली बताएंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखिए कि पॉलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट सिटिंग में 12 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है और यहाँ क्या आपको 9 क्वेश्चन। अब सुनिएगा, ये जो पीडीएफ है ना, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट लेंगे। हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, हम पीडीएफ बनाए हुए हैं लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि दे देंगे तो पहले ही आप पढ़ लीजिएगा। हम क्या करेंगे ना कि सारा टेस्ट हो जाएगा तो लास्ट में इसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ताकि और एग्जाम का आप मुख्य रूप से फीलिंग ले सके, ठीक है ना। आइए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए क्या है कि पॉलिटी से 12 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ कितना पूछा गया आपको, 9 क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ पर देखिए कि इतिहास से 12 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कितना बाबू, 7 क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इतिहास में भी देखा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास से यहाँ 6 क्वेश्चन पूछा गया है। आमतौर पर बोला जाता है कि आधुनिक भारत के इतिहास पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होता है, लेकिन यहाँ देखिए पैटर्न आपका चेंज दिखाई दे रहा है बाबू, कि यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास से कितना है, 6 क्वेश्चन है, जबकि आधुनिक भारत से कितना है, 4 है। और 2 क्वेश्चन क्या है आपको मध्यकालीन से, है ना। एक ओलंपिक वाला था तो उसको आप चाहे तो वर्ल्ड इतिहास में रख सकते हैं या तो प्राचीन भारत में। जैसे ओलंपिक जो होता है ना, जब हम सिकंदर पढ़ाते हैं ना तो वहीं पर ओलंपिक के बारे में बता देते हैं, हम उसको कहाँ पढ़ाते हैं, प्राचीन भारत में। कई बार हो सकता है कि एक आध कोई टीचर बोल सकता है इसको प्राचीन भारत में रख दिया, कोई इसको वर्ल्ड में रख दिया, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए। आगे चलिएगा, फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर टोटल इतिहास से 7 क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन भारत से 2 गो। देखिए यहाँ पर कितना बाबू, 6 क्वेश्चन, यहाँ कितना, 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए क्या गया, 6 या 2, मतलब देख रहे हैं, मतलब एक ही बाबू एग्जाम में क्या है, किसी को खास वेटेज दे दिया जा रहा है। हालांकि हमारे अनुसार एग्जामिनर को ऐसा प्रश्न नहीं सेट करना चाहिए। क्यों बताते हैं, आप जैसे बिहार दरोगा में इस बार देखा गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है, तो जो टॉपिक यहाँ फर्स्ट सिटिंग में हुआ है वही टॉपिक क्या हुआ है, सेकंड सिटिंग में। टॉपिक वही है, तो उससे क्या है, बच्चा को लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, किसी को खास वेटेज दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात होता है। यहाँ पर देखिए मध्यकालीन से 2 पूछा गया है, आधुनिक से 2 पूछा गया है और एक विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए यहाँ पर भूगोल से देखिए बाबू, टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भूगोल से कितना, 7 क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट सिटिंग में देखा गया है कि आप भारत का भूगोल से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं था, 4 वो कहां से, विश्व भूगोल से आपको क्वेश्चन था। और यहाँ की बात करते हैं तो विश्व भूगोल से 3 क्वेश्चन था और भारत के भूगोल से कितना आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे डिसाइड कीजिए कि भारत का भूगोल पढ़ना है कि विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो दोनों पढ़ना है। क्या करना है, दोनों पढ़ना है। आगे आइए, यहाँ अर्थव्यवस्था से 11 क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चन, यहाँ कितना है, 6 क्वेश्चन, है ना। अब देखिए दिक्कत यही है, अगर जान रहे हैं कई सिटिंग में एग्जाम हो रहा है, आपको समान तरीके से एग्जाम लेना है। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट से यहाँ पूछ रहे हैं वही सब्जेक्ट से यहाँ पूछिए, बच्चा के लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ऐसा होगा ना जी, कोई बच्चा क्या है कि मतलब कि कोई सब्जेक्ट नहीं जान, साइंस की बात करते हैं, साइंस को दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए कितना है, 21 क्वेश्चन है, कितना है, 28 क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। तो पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यहाँ कितना है आपको, 11 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ कितना पूछा गया है, 6 क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ देखिएगा कि साइंस से 21 क्वेश्चन, यहाँ विज्ञान से कितना है, 28 क्वेश्चन। मतलब देख सकते हैं कितना हो गया, 21, यहाँ पर कितना हो गया, 7 क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिए बाबू क्या है, फिजिक्स से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 6 और 9 गो है
बायोलॉजी से है। यहाँ की बात करते हैं, 8 फिजिक्स से है, 9 केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से 11 को। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि बायोलॉजी पर क्या है, ज्यादा फोकस है, ठीक ना। और देखिए समय के साथ एग्जाम भी बदलता है। जैसे हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय क्या था कि फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आता था। आज कोई भी एग्जाम लीजिएगा तो बायोलॉजी और खास करके बोटनी वाला पोर्शन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि इन्वायरमेंट संबंधित बहुत सारा समस्या हो रहा है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो आप पढ़िएगा, तो इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा जागरूकता बढ़ेगा। इन्वायरमेंट और बोल सकते हैं कि जो भूगोल और प्लस बोटनी आपस में क्या होता है, लिंक होता है, इसलिए सब क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। फिर आगे की बात करते हैं, विविध से यहाँ 6 क्वेश्चन। विविध का मतलब होता है ना, तो ये सब कहीं नहीं ना रखाएगा, वो कहाँ रखाएगा, विविध में। तो विविध से यहाँ देखा गया 6 क्वेश्चन, और यहाँ विविध से कितना है, 2 क्वेश्चन। मतलब देख रहे हैं यहाँ 6, यहाँ कितना, 2। अब साथ ही देखा गया है कि बिहार पुलिस एग्जाम में हिंदी और अंग्रेजी लगभग लगभग बोल सकते हैं कि 20 के आसपास आ रहा है। मतलब 18 से 20 के आसपास आ रहा है हिंदी और अंग्रेजी। और मैथ भी देखा जा रहा है कि आपको 10 के आसपास आ रहा है, कई बार ज्यादा कई बार कम है। तो यहाँ देखिए कि हिंदी में यहाँ 7 क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ हिंदी में कितना है, 9 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अंग्रेजी से 9 क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ अंग्रेजी से कितना, 8 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए मैथ से 11 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ मैथ से कितना है, 11। ये दोनों में क्या है, सेम है। अब यहाँ देखिएगा कि रीजनिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में, और यहाँ रीजनिंग से कितना आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है। करेंट अफेयर से यहाँ 5 क्वेश्चन पूछा गया है, और करंट अफेयर से यहाँ कितना, 9 क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, आपको जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है उसका लेखा जोखा है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन का लेवल आपका क्या था, क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन आसान है, कौन सा पोर्शन आसान है और कौन सा पोर्शन आपका टफ है। तो पहले हम फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन लेंगे और फिर सेकंड सीटिंग, है ना। आपको जल्दी हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है राजकुमार जी, तो कम से कम सुनिए, नजर आने की बात भी नहीं था ना। चलिए यहाँ पर आइए। ये आपका बुक के बारे में जानकारी था बाबू, बुक के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ठीक ना। यहाँ पर आइए, देखिए ये पीडीएफ आपका रेडी है। अब देखिए इसमें आंसर वाला पर ध्यान मत दीजिएगा, इसमें कुछ पर आंसर लगाया गया, कुछ पर आंसर नहीं लगाया गया, जल्दी जल्दी सब तैयार किया गया है, तो आप इधर उधर हो रहे हैं ना। चलिए अब पहले जो नंबरिंग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप खाली क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले कि पॉलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 12 को। फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, भारत का संविधान बोलता है भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ बेसिकली बोल सकते हैं कि भारत, ठीक ना। अब भारत जैसे राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें भी क्या है कि राज्यों का संघ है, तो कैसा राज्यों का संघ है। जैसे अमेरिका और भारत को तुलना करके पढ़ना पड़ेगा। अमेरिका जिसे बोला जाता है कि अमेरिका क्या है, आपको अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। भारत क्या होता है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। तो वहां वाला टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सुनिए ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार है कि नहीं, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ, सूचना का अधिकार जब पारित हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, सूचना का अधिकार अधिनियम जब पारित हुआ उस समय आपका कौन पार्टी के केंद्र में सरकार था। समझ में, ये क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब आरटीआई पढ़िएगा तो साथ ही साथ क्या है, कुछ और चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक होता है क्या, केंद्रीय सूचना आयोग। क्या होता है, केंद्रीय सूचना आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय आपको सूचना आयोग के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
जब आप पढ़िएगा आरटीआई ना, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? केंद्रीय सूचना आयोग। और केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ क्या होता है? राज्य सूचना आयोग भी होता है। तो ये टॉपिक फिर कहाँ चला जाएगा? तो ये टॉपिक चला जाएगा संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। जैसे आप पढ़ोगे चुनाव आयोग हो गया, एक होता है आपका नीति आयोग की बात करते हैं, पहले योजना आयोग था। तो चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, जबकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्था में और गैर संवैधानिक संस्था में क्या अंतर होता है? कौन संवैधानिक संस्था है और कौन गैर संवैधानिक संस्था है, ये आपका टॉपिक हो गया। इसको आपस में इंटरलिंक करके यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इस अपेक्षाकृत क्वेश्चन क्या आपको अभी आसान है। आगे आइए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, देखिए सुनिएगा, जैसे लोकसभा की बात करते हैं, या आपको संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद होता है। और सबको मीटिंग को देखने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष का नाम अलग अलग होता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है, और राज्यसभा में उसको सभापति बोलते हैं, और विधान परिषद में भी सभापति कहा जाता है। तो इस सब का फंक्शन क्या है, सबका पावर क्या है, सबका कार्य क्या है, सबका आपका शक्ति क्या है, और कैसे सबका चुनाव होता है। और सुनिए, एक और प्रोटेम स्पीकर होता है। जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है, तो टेम्पोररी रूप से स्पीकर बनाया जाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। सुनिएगा, चूंकि हमारे यहाँ भी हो रहा है चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो लोकसभा चुनाव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको करंट अफेयर में। और प्लस क्या है कि आपको संसद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, और प्लस लोकसभा अध्यक्ष वगैरह भी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक ना। तो वहां पर सब टॉपिक को आपस में एक साथ इंटरलिंक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो राज होता है, राज्य का विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, दोनों को तुलना करके आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहां पर पूछा गया भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। ये आपका टॉपिक क्या है? संविधान सभा। और संविधान सभा में आपको संविधान के निर्माण से लेकर के आपको बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 तक जो जो घटना घटा है उसको पढ़ना पड़ेगा। ये कौन आपका टॉपिक हो गया? संविधान सभा से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया है। तो यहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले तो कि संविधान सभा होता क्या है, संविधान सभा किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया। सबसे पहले इतिहास में और जाइएगा तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? आजादी के पहले संविधान सभा का विचार किसने रखा? किस मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया? संविधान सभा में कितने सदस्यों का निर्धारण किया गया, ठीक है ना। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का बैठक कब हुआ। अब महत्वपूर्ण जो बैठक होता है, बैठक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां पूछा गया कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो सुनिए, यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जब मूल कर्तव्य पढ़िएगा तो मूल अधिकार पढ़िएगा, और नीति तत्व पढ़िएगा, और मूल कर्तव्य पढ़िएगा। क्योंकि मूल अधिकार, नीति तत्व और मूल कर्तव्य तीनों को आपस में साथ पढ़ना है। मूल संविधान में कौन था, कौन आपका नहीं था, कौन देश के संविधान से कौन लिया गया है, मूल कर्तव्य केवल संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। शुरुआती मूल कर्तव्य की संख्या कितना था, वर्तमान में कितना है, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका क्या है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, आपको न्यायालय हो गया, ठीक है ना। तो न्यायालय से क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि न्यायालय की गठन हमारे यहाँ सर्वप्रथम कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम हमारे यहाँ कब हुआ। फिर क्या है कि आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ। फिर पूछेगा कि उच्च न्यायालय गठन सर्वप्रथम कब किया गया, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों में अंतर क्या है। जब ये पढ़िएगा तो होता है रीट शक्ति। क्या होता है? रीट शक्ति। 5 प्रकार का रीट होता है, रीट भी क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, सब क्वेश्चन आसान श्रेणी में, अभी टफ कोई श्रेणी में नहीं क्वेश्चन नहीं आया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनिए क्या क्या आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जनता जहां वोट देती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट लोकतंत्र बोलते हैं, और जहां जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो लोकसभा विधानसभा की बात करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि विधान परिषद की बात करते हैं, ये राज्यसभा की बात करते हैं, वहां होता है आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर बोलता है
कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो क्या-क्या आपको पता होना चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है तो कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है तो कैसे होता है? और आपका विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? साथ ही क्या है कि कौन-सा पद पर जाने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, है ना? यहाँ तक कि लोकल बॉडी का चुनाव लड़ना है, उसके लिए कितना को उम्र होना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। लोकल बॉडी मतलब होता है ग्राम पंचायत होता है, और शहर में क्या होता है? नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि होता है। तो वो भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना? आगे चलिएगा, भारत में किसी भी मामले में को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार है। देखिए कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस मतलब देखिए 2 चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक आपका जज है हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट को जज को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करना है, तो ये काम कौन करेगा? अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजना है, तो उसको कौन करेगा? ये दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और साथ ही क्या है कि देखिए जब पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा, तो साथ ही क्या पढ़ना है आपको? हाई कोर्ट पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करना पड़ेगा? साथ में पढ़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट के साथ आप चाहिए तो ये भी पढ़ सकते हैं, एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय। ये तीनों को आपको साथ पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय को एक साथ में आपको इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय सरकार। देखिए बाबू हमारा क्या है कि 73वां संविधान शोधन और 74वां संविधान शोधन, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके इसको हम बोलते हैं कुछ ही 73वां को पंचायती राज, क्या बोलते हैं? पंचायती राज, ठीक ना? और पंचायती राज से भी क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा, बीपीएससी कोई दीजिए, पंचायती राज से भर भर क्वेश्चन आपको आएगा। पंचायती राज में क्या क्या पढ़ना? एक पढ़ना पड़ेगा कि एक होता है बाबू क्या? ग्रामीण शासन, एक होता है शहरी शासन। तो ग्रामीण शासन और शहरी शासन में क्या अंतर होता है? जैसे कहने का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, एक होता है नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि का, तो दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों को आपको इसमें इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। साथ ही पढ़ना पड़ेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत आपको दिया गया है संविधान स्थानीय जो बॉडी होता है, जैसे ग्राम पंचायत को और जो नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि होता है, तो केमा संविधान संशोधन के तहत उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और एक और चीज, जब यहां तक आएंगे उससे पहले आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पंचायती राज से। तो पंचायती राज से पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कि भारत में, प्राचीन भारत में चलिएगा, कि पंचायती राज, या बोल सकते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र जैसा कहीं पर स्ट्रक्चर था। तो जैसा कि पता हो कि वैशाली में है ना? आधुनिक समय आप लोग पढ़ते हो कि एथेंस में है ना? फिर ये भी जानते हो कि चोल के समय भी स्थानीय स्वशासन होता था। उसके बाद फिर आगे आते हैं तो हमारे यहाँ अंग्रेज का शासन हो गया, तो लॉर्ड रिपन आया। तो लॉर्ड रिपन के समय भी क्या है, आपको स्थानीय शासन को बढ़ाने का प्रयास किया, होता है ना? फिर बाबू क्या है कि लॉर्ड रिपन के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, तो फिर क्या है कि महात्मा गांधी का नाम था कि गांवों को शक्ति मिलना चाहिए। तो पंचायती राज को शुरू करने के लिए अनुच्छेद 40 डाला गया होगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज शुरुआत होता है। फिर दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। फिर क्या है कि पंचायती राज का चुनाव जो होता है रेगुलर इंटरवल पर नहीं होता है, तो उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात किया जाता है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि पंचायती राज संस्था से संबंधित कई सारा क्या बनता है, आपका समिति बनता है। उसमें एक बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये दोनों क्या है आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एल.एम. सिंघवी समिति, ऐसे है बहुत सारा, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही क्या है, एक दिनेश गोस्वामी समिति हमेशा ऑप्शन में रहेगा। तो दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से नहीं है, वो चुनाव सुधार से है। तो क्या बलवंत राय, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी और संथानम समिति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये सब आपको पूछेगा। चलिए, एक है जी.भी. के राव समिति, क्या होता है? जी.भी. के राव समिति, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 4-5 गो समिति है पंचायती राज से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव, तब देखिए अभी हमारे देश में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। तो चुनाव होने के कारण हमारा जो निर्वाचन आयोग जो बॉडी है, उससे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना? और दूसरी बात क्या है कि देखिए अभी क्या है कि ज्यादा डीप में जाने का प्रयास मत कीजिएगा। अभी क्या है, ऊपर ऊपर ही आपको पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं कि बहुत डीप में जाकर के पढ़ सकते हैं। ऊपर ऊपर पढ़ना है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, चुनाव आयोग का गठन के बारे में किस अनुच्छेद में है। हमारे यहाँ जो आपका लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है।
ठीक है ना। किसी व्यक्ति को क्या है, जाति धर्म के आधार पर आपको जो नामांकन सूची होता है उसमें नाम दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है। कौन अनुच्छेद में? चुनाव प्रचार का समय कितना देर मिलता है, कोई जानते हैं? बताइए तो बाबू। चुनाव प्रचार के लिए आपको समय कब तक रहता है? चुनाव प्रचार कब तक चलता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। चुनाव से 3 दिन पहले। अब देखिए यहाँ ऑप्शन जानते रहेगा, 48 घंटा सबको याद रहेगा, लेकिन चुनाव समाप्त होने का 48 घंटा पहले कि चुनाव शुरू होने के? नहीं, चुनाव समाप्त होने के पहले नहीं दोस्त, चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले, ठीक है ना। चलिए बाकी देखिए, टेस्ट में हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम मोटा मोटी खाली आपको आइडिया दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए फिर यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़िएगा तो इसके साथ ही साथ क्या पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है बीसीए, क्या वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बोलते हैं। फिर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये चारों क्या करना है आपको, साथ ही पढ़ना है। और साथ ही पढ़ना है क्या, केमा संविधान पहले गठन कब किया गया, फिर केमा संवैधानिक संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक ना। और आपका देखिए एक दो चैप्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा संविधान संशोधन, एक हो जाएगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अभी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम क्या है कि 100 के आसपास क्या अनुच्छेद याद करना पड़ेगा, और संविधान में 106 को संशोधन किया गया है, तो कम से कम क्या है आपको 30-35 जो है संविधान संशोधन आपको याद करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन डील करेंगे ना टेस्ट सीरीज में ना, तो उसमें प्रयास करेंगे, समय अलाउ करेगा, आप लोग समय दीजिएगा तो हम बोलते चलेंगे, आप लोग सुनते चलिएगा, रिविजन होते चलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, तो इतना क्या था आपको बाबू, क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से। तो पॉलिटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ये सब देखिए फैक्चुअल है, ये सब तो रटना पड़ेगा, हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद ना रहे, बाकी क्या था कंसेप्चुअल था और आसान था। तो पॉलिटी का क्वेश्चन जानते हैं, अगर 12 पूछा गया है तो कम से कम क्या है कि 10 बनना ही चाहिए, ज्यादा ही बनना चाहिए, मतलब पॉलिटी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन क्या होता है अपेक्षाकृत आसान होता है। अब आते हैं क्या बाबू, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में हैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल है? तो यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल और कहां पर लाई करता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोलेंगे हड़प्पा कहां पर है, मोहनजोदाड़ो कहां पर है, ठीक ना। मतलब महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है, वो कहां पर लाई कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको मैपिंग सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। देखिए जो भूगोल पढ़ते हैं ना, वो भूगोल क्या है कि सब जगह काम करता है। अगर भूगोल देखिए, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं, हम दाइमाबाद बोल रहे हैं तो दाइमाबाद आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक ना। अगर हम बोल रहे हैं लोथल बोल रहे हैं तो लोथल आपको दिखाई देना चाहिए, लोथल दिखाई दे रहा है ना। हाँ याद क्यों कि दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए तब जाकर तैयारी होता है। आ गई है। तो ये बाबू क्या है, दाइमाबाद मतलब टॉपिक हमारा क्या हो गया कि महत्वपूर्ण स्थल और कहां पर लाई करता है। और सुनिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास से, और प्राचीन भारत से लेकर के हम बोल सकते हैं कि विश्व इतिहास तक चलेंगे ना, तो एक टॉपिक हमारा क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक। उसमें क्या है कि प्राचीन भारत के भी महत्वपूर्ण पुस्तक से आता है, खास करके इंडिका से आता है, इंडिका हो गया। एक और होता है वो क्या, अर्थशास्त्र होता है। एक क्या होता है, मनुस्मृति होता है। एक मतलब कहने का मतलब क्या है कि 8-10 को प्राचीन भारत से, और रेहला की बात करते हैं मध्यकालीन भारत से, तो 8-9 को जो पुस्तक है बाबू कहां से, मध्यकालीन भारत से। और आधुनिक भारत से कम क्या है 30-35 बाबू क्या है पुस्तक है, वहां से क्वेश्चन आएगा। अब विश्व इतिहास से भी 3-4 को आता है, खास करके बाबू क्या है, दास कैपिटल की बात करते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो टॉपिक क्या हो गया, प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक हो गया। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन लाड खान मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर है। मतलब टॉपिक हमारा क्या हो गया, महत्वपूर्ण मंदिर और वो कहां पर है और उसका कौन निर्माण किया है। महत्वपूर्ण मंदिर कहां पर है और कौन निर्माण किया है। इसके अलावा क्या इसके साथ एक और टॉपिक हो जाएगा, महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख कहां पर है और किससे संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए पूछेगा कि आपको पूछेगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है, लेखक कौन है, कहां पर है, किससे संबंधित है, ये होल अभिलेख पूछ सकता है। तो कहने का मतलब क्या, एक तो मंदिर हो गया कहां पर है और निर्माण करता कौन है, ठीक ना। और साथ ही मंदिर पढ़िएगा तो यहाँ क्या क्या पढ़ना है। एक तो अभी देखिए राम मंदिर बना है, बना ना, पूछे कौन शैली में बना है, तो मंदिर निर्माण के कई सारा शैलियां होता है।
जिसमें नागर होता है, बेसर होता है, द्रविड़ होता है। तो नागर शैली की विशेषता क्या होता है, द्रविड़ शैली की विशेषता क्या होता है, और आपका बेसर शैली की विशेषता क्या होता है। और जब ये पढ़िएगा तो फिर क्या होता है, मूर्ति निर्माण की भी शैली होता है। जैसे मंदिर निर्माण की शैली होता है और उससे मूर्ति निर्माण का भी होता है। गंधार शैली का आपने नाम सुना होगा, मथुरा शैली का नाम सुना होगा, अमरावती शैली का नाम सुना होगा। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से अमरावती शैली का संबंध किससे। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायतन शैली का संबंध किससे है। तो लग सकता है कि पंचायत से होगा, लेकिन ये आपका पंचायत से नहीं है। इसका संबंध किससे है, मंदिर निर्माण से। किससे है, मंदिर। देखते हैं ना कि गांव में कहीं कहीं मंदिर बनता है तो चार वो कोना पर मंदिर आता है और वो कहाँ होता है, बीच में होता है। तो वहां उससे क्या आपको संबंध है। अब देखिए, जब हम प्राचीन भारत का इतिहास से जो क्वेश्चन लेंगे ना, तो इस सब के बारे में मोटा मोटी हम आइडिया दे देंगे। मतलब ये हमको पढ़ना है, और जब टेस्ट डिस्कशन करेंगे तो इस सब के बारे में आइडिया देते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बोरिंग नहीं ना लग रहा दोस्त। देखिए, ये सब समझना हमारे लिए जरूरी होता है। क्या होता है कि हम लोग खाली पढ़ते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। देखिए हम बाबू देखिए, हम शुरुआती में बता रहे हैं कि बहुत गलती की है एग्जाम निकालने में, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप सीखिए एग्जाम कैसे निकाला जाता है और बताते हैं। अगर टीचर के पास जा रहे हैं और 6, 7, 8 महीना किसी टीचर से पढ़ लिया, फिर भी आपको टीचर की आवश्यकता बार बार पड़ रहा है, तो आप समझिए कि पढ़ाई नहीं की है या समझे नहीं। रियलिटी बता रहे हैं, अब यही रियलिटी है। अगर 8, 10 महीना के बाद भी अगर टीचर की आवश्यकता को अगर आपको पड़ रहा है ना, तो समझिए कि आप सही ट्रैक पर पढ़ाई नहीं किए हैं। आप खाली भक्ति कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे। समझ में ना। या तो ये भी हो सकता है कि आपको बताया ही नहीं गया हो कैसे आपको पढ़ना है। और ये बहुत जरूरी, सीखिए कैसे पढ़ा जाता है। इसमें समय लेगा। अब बहुत सारा बच्चा लगेगा कि कुछ कुछ फालतू फालतू बोल रहे हैं, लेकिन यही बाबू आपको काम करेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पूछा गया है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कई सारा ग्रंथ है, कई सारा ग्रंथ है। तो ग्रंथ का लेखक कौन है और प्लस कहाँ से क्या आपको लिया गया है। जैसे सत्यमेव जयते तो खास कर पूछता है कि कहाँ से लिया गया है। तो कई सारा हमारे यहाँ उपनिषद है। जैसे आप क्या जानते हैं, एक होता है आपका क्या बोलते हैं, महाकाव्य होता है, महाकाव्य होता है, कुछ पुराण होता है, कुछ वेद होता है, कुछ वेदांग होता है, और कुछ उपनिषद होता है। इस सब का संख्या कितना है, एक क्वेश्चन पूछेगा। फिर बाबू क्या पूछेगा, इसका लेखक कौन है, और फिर कौन सा उपनिषद से क्या लिया गया। और आपके एग्जाम के लिए ज्यादातर यही पूछा जाता है। और एक बार हम एग्जाम दिए तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते सिक्का के कौन सा हिस्सा में लिखा रहता है, ऊपर होता है या नीचे होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है। अब देखिए, ये सब हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट टीचर आपको नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन। जैसे पूछ देगा आधार कार्ड में कितना नंबर होता है, पूछेगा बाबू। 17 का दरोगा एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था पेन कार्ड के बारे में, कुछ पूछा गया था। आप पेन कार्ड लेकर लेके गेल था, तब बना लिया होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि कई बार अब आधार कार्ड में पूछे कितना नंबर होता है, अब आधार कार्ड लेकर लेके जाएगा तो बनाएगा नहीं। तो आधार कार्ड में कितना नंबर होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में कितना नंबर होता है, वोटर आई कार्ड में कितना नंबर होता है। अभी चुनाव का माहौल है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका काम है, टीचर का काम नहीं। हालांकि हम एक जगह लिखवा देंगे, लेकिन आपका काम है कि इसे पढ़ना चाहिए। अगला ये, पहला प्राचीन ग्रीक ग्रीक ओलंपिक खेल कब हुआ था, आप सुनिएगा। यहाँ से क्या क्या पता होना चाहिए। पहले की ओलंपिक खेल शुरू कहाँ से हुआ, कौन सा स्थान से शुरू हुआ। फिर पूछेगा कि प्राचीन ओलंपिक कब शुरू हुआ है, आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुआ है। प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुआ। अब फिर पूछेगा युवा ओलंपिक, 3 ओलंपिक पूछेगा, प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक और बाबू युवा ओलंपिक। प्राचीन, आधुनिक, युवा ओलंपिक। फिर पूछेगा कौन सा ओलंपिक खेल में सबसे पहले जो मशाल जलाने की प्रथा का शुरुआत हुआ। फिर पूछेगा कि ओलंपिक जो खेल होता है उसमें क्या होता है, मैथारन दौड़, क्या होता है, मैथारन, ठीक है ना। तो मैथारन दौड़ का लंबाई कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथारन दौड़ का लंबाई कितना होता है। तो ये क्या है, ओलंपिक से इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी पूछेगा, जब करंट अफेयर रिलेट कीजिएगा कि वर्तमान में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है, अगला ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है, ये करंट अफेयर करके रिलेट कीजिएगा। ओलंपिक खेल हुआ, उसका थीम क्या था, भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है, सबसे अधिक स्वर्ण पदक कौन जीता है, दूसरा स्थान पर कौन था, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगला है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन था, ठीक है ना। देखिए, इसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने बनाया, किसने बसाया। एक क्या है, 3, 4 टॉपिक यहाँ से आपको पूछा जाएगा। पाटलिपुत्र का नाम भी जैसे होता है ना कि एक बच्चा का कई सारा नाम होता है, पाटलिपुत्र का भी कई सारा नाम होता है। और खास कर जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, जब शासन कर रहे थे, तो उनके समय पाटलिपुत्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में आप इंडिका पुस्तक के नाम सुनोगे,
जो कि लिखा था मेगास्थनीज, उसमें भी चर्चा है। फिर आपका चाणक्य अर्थशास्त्र है, उसमें भी इसका चर्चा है। किसके बाबू? पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में। तो यहाँ से आपको पाटलिपुत्रा में जानते हैं एक बहुत बड़ा लकड़ी का भव्य मंदिर बनाया गया, महल बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो बीपीएससी एग्जाम में साफ साफ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थित पाटलिपुत्रा में जो भव्य बनाया गया था, महल बनाया गया था, वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। चलिए आगे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? सुनिए, ये टॉपिक क्या है? विश्वविद्यालय। सबसे पहले क्या है कि विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? बिहार के एरिया में, भारत के प्राचीन समय में कौन कौन विश्वविद्यालय था? कौन कौन पढ़िएगा? एक तक्षशिला पढ़िएगा, नालंदा पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा मुंगेर में एक विश्वविद्यालय बाबू, ठीक ना। और उसका विक्रमशिला एक क्या है? विक्रमशिला है। एक है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी कौन संस्थापक था? कौन ध्वस्त किया? खास करके आप एग्जाम के लिए आपका नालंदा विश्वविद्यालय पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया और नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किसने किया। तो अब इसको स्थापना किया है केमा सदी में, और केमा सदी में इसको समाप्त किया गया। इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। और फिर क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसका एजुकेशन दिया जाता था, मतलब कौन सा धर्म का एजुकेशन दिया जाता है, किससे आपको संबंधित है, ठीक है ना। फिर यही पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत लोग पढ़ने आते थे, खास करके चीन का यात्री। तो चीन के यात्री में 3 यात्री, एक फैयान, एक इत्सिंग, ठीक ना, और एक और हो गया हेनसांग। फैयान, इत्सिंग, हेनसांग कब आया? केमा सदी में आया, किसके दरबार में आया, और क्या यात्रा वृतांत में कह गया है, ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत से अलवार महिला संत, ये हमारा टॉपिक हो गया भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। जैसे क्या है कि मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए, देखिए ये हमारा टॉपिक अगर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जानते हैं प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में, तीनों जगह पढ़ना है। प्राचीन भारत में क्या है कि देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सुने ना। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या है? हिंदू धर्म में जब बुराई आ गया तो उसको सुधारने के लिए आया कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैन धर्म पढ़िएगा तो बौद्ध धर्म पढ़िएगा, महावीर पढ़िएगा तो पढ़िएगा गौतम बुद्ध पढ़िएगा, साथ ही साथ दोनों को इंटरलिंक करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फिर मध्यकालीन भारत में चलिएगा तो वहां 2 धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है। एक धार्मिक आंदोलन क्या है? मुस्लिमों का धार्मिक आंदोलन, जिसको बोलते हैं कुछ सूफी आंदोलन। क्या बोलते हैं? सूफी। और जो बोलते हैं हिंदुओं में धार्मिक आंदोलन चला है उसको बोलते हैं कुछ आपको भक्ति आंदोलन। कौन सा? पहले तो पूछेगा कि सूफी आंदोलन में क्या इसमें कई सारा संप्रदाय है। खास करके आपको एग्जाम आता है चिश्ती संप्रदाय। क्या वो? चिश्ती, ठीक ना। मुंजिल चिश्ती का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो इस निजामुद्दीन औलिया का आपने नाम सुना होगा, बख्तियार काकी का नाम सुना होगा। इसमें क्या है? चिश्ती सिलसिला। इसमें कई सारा सिलसिला बना था, उस सिलसिला से क्वेश्चन आएगा। और फिर क्या है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लेकर के गया? यहाँ रामानंद के बारे में, और रामानंद कई सारा शिष्य था, खास करके कबीर वगैरह के बारे में, रैदास की बात करते हैं। कबीर, रैदास, सूरदास, ये सबसे क्वेश्चन आपको आएगा। फिर एक क्या है कि आपने सुना होगा तुलसीदास का नाम, तुलसीदास से भी क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा क्या है कि आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, मीराबाई से क्वेश्चन आएगा। फिर क्या है कि आप महाराष्ट्र इलाके में चलिएगा तो यहाँ पर क्या है कि जो भक्ति आंदोलन चला था तो यहाँ पर एकनाथ की बात करते हैं। एकनाथ से आपको खास करके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। एकनाथ की बात करते हैं, एकनाथ से क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में देखिए जो भक्ति आंदोलन चला ना, वो भक्ति आंदोलन 2 भाग में बटा। एक कृष्ण भक्ति, एक क्या है आपको? राम भक्ति। तो कई बार क्वेश्चन आया कौन कृष्ण भक्ति से संबंधित है और कौन आपका राम भक्ति से संबंधित है, दोनों को आपको पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपको क्या? भक्ति आंदोलन हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पर क्या ना कि जैसे देखिए एक होता है क्या? अलवार होता है, एक होता है नयनवार होता है। एक विष्णु का उपासक है, एक है शिव का उपासक। पूछे अलवार किसका उपासक है? और क्या बोलते हैं? अलवार तो विष्णु का होता है और नयनवार किसका होता है? शिव का। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन अलवार है, कौन मतलब विष्णु को उपासक को क्या बोलते हैं और शिव को उपासक को क्या बोलते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो यहाँ पूछा गया कौन अलवार महिला संत है। देखिए जैसे उत्तर भारत में जैसे मीराबाई थी, दक्षिण भारत में कौन थी? अंडाल थी। कौन बाबू? अंडाल थी। और जो हिंदू, ये तो हिंदू धर्म हो गया। और मुस्लिम धर्म में क्या थे बाबू? रबिया। क्या नाम था बाबू? रबिया। क्या नाम था? रबिया था। तो क्या क्या पढ़ना है? मीराबाई के बारे में, फिर पढ़ना आपको अंडाल के बारे में, और फिर क्या पढ़ना आपको? रबिया के बारे में पढ़ना है। ये तीनों को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके भक्ति परक गीतों को अभंग कहते हैं। सुनिएगा, आपके एग्जाम में एक अभंग पूछेगा, एक पूछेगा बीजक। क्या पूछता बाबू? बीजक पूछता है कि अभंग किसका बाबू है और बीजक किसका है।
मतलब देखिए क्या होता है ना कि कई सारा गीत वगैरह लिखा गया है, कई सारा गीत वगैरह लिखा गया है। तो मतलब कि गीत का जो संग्रह है, जैसे आपको कबीर की बात करते हैं, कबीर जो लिखे हैं उसका संग्रह किया गया है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके संग्रह को क्या बोलते हैं? बीजक बोलते हैं। तो इसी बात करते हैं कि नामदेव का जो संग्रह है उसे क्या बोलते हैं? अभंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलिएगा और सुनिएगा एक और चीज, ऑप्शन में जितना दिया गया है ना, सब के बारे में पढ़ना है। चाहे कबीरदास की बात करते, चाहे शंकर देव की बात करते, चाहे मीराबाई की बात करते, नामदेव की बात करते, कौन सा एरिया से कौन भक्ति आंदोलन संबंधित है? पूछेगा चैतन्य महाप्रभु कौन सा एरिया से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं? संकीर्तन प्रणाली से संबंधित है। ठीक ना? फिर इस तरह से क्या है, आप बाबू क्या है कि आसाम के एरिया में कौन भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया है, ये है ना। यहाँ जब पढ़ेगा तो चार धाम के आपने नाम सुना होगा, क्या? चार धाम। तो चार धाम के बारे में पढ़ना कि चारों धाम कहाँ कहाँ है और उसका संस्थापक कौन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या मॉडर्न हिस्ट्री से है कि निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बहुत सारा विद्वानों द्वारा या बहुत सारा बोल सकते क्रांतिकारी द्वारा या बहुत सारे नेताओं द्वारा अलग अलग संगठन की स्थापना किया गया, अलग अलग पुस्तक लिखा गया। तो संगठन भी पूछेगा और क्या पूछेगा आपको? पुस्तक भी पूछेगा। खास करके देखिए गोपाल कृष्ण गोखले वाला ही जो भारत सेवक समाज, इसे बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये बड़ी आपका एग्जाम में पूछता है। महात्मा गांधी कोई पत्र पत्रिका शुरू किए हैं वो पूछेगा, अंबेडकर कोई शुरू किए हैं वो पूछेगा। ठीक है ना? जैसे डिप्रेस क्लास का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछता है। फिर पूछता है कि आपको अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने? किसने हरिजन शब्द दिया? किसने आपको आदिवासी शब्द दिया? हरिजन शब्द किसने दिया है और आदिवासी शब्द किसने दिया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलिएगा और सुनिएगा, ये जितना है जमींदारों को समाज की बात करते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, पुनः स्वराज्य समय। देखिए यहाँ पर क्या है, एक 1857, देखिए हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करने आया और उसके ऊपर क्या है, हमारे देश पर कब्जा कर लिया। मतलब पहले आए व्यापारी के रूप में देश पर कब्जा कर लिया। तो हमने हराने का प्रयास किया 1857 क्रांति के माध्यम से, लेकिन हम असफल हो गए। तो हमको समझ में आ गया कि अंग्रेज को हथियार के बल पर हम हरा नहीं सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ आपको बोल सकते हैं कि अपना इकट्ठा होकर के मांग रखना पड़ेगा। तो कई सारा राजनीतिक दल बना। कांग्रेस की स्थापना के पहले के प्रमुख राजनीतिक दल और कांग्रेस का स्थापना के समय से, मतलब देखिए एक एक क्वेश्चन क्या टॉपिक हो गया, कांग्रेस का स्थापना के पहले के राजनीतिक दल और उसके बाद क्या हो गया, वो कांग्रेस हो गया। अब कांग्रेस और मुस्लिम दो प्रमुख संगठन हो गया। कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन अध्यक्षता किया, कहाँ अधिवेशन हुआ और उसमें क्या निर्णय लिया गया, ये आपका एक टॉपिक हो गया। एक क्या हो गया, मुस्लिम लीग, उसका महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ स्थापना हुआ, ठीक ना, कौन कौन अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिया गया, ये आपको पूछेगा। क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बताइए दिए कि मतलब कि प्रमुख व्यक्तियों द्वारा जो जो संगठन स्थापना किया गया वो क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया? प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख नारा, कौन सा नारा किसने दिया है? तो कम से कम 10-15 को नारा होता है, 10-15 नारा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसमें क्या निर्णय लिया गया, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। फिर अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ पूछा किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं? तो 7 को महाद्वीप है, सातों महाद्वीप का अलग अलग विशेषता है, सातों महाद्वीप का अलग अलग विशेषता है और सबका उपनाम है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का भी कई सारा कंगारुओं का देश बोलते हैं ना, उस तरह से बोलते हैं उसको प्यासा भूमि का देश बोलते हैं। फिर आपको अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका को क्या बोलते हैं? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप बोलते हैं। तो अलग अलग महाद्वीप का क्या नाम है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना? कौन सा महाद्वीप में देश की संख्या कितना है, ये भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया। कौन सा महाद्वीप में देश की संख्या कितना है, यहां से भी क्वेश्चन आपको आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? सैंडविच द्वीप है। आप सुनिएगा, प्रमुख स्थान और उसका प्राचीन नाम, प्रमुख स्थान और उसका प्राचीन नाम। जैसे कैसे यहाँ पूछा गया कि सैंडविच द्वीप किसका प्राचीन नाम है, उस तरह से पूछेगा कि फारस किसका पुराना नाम है। फिर पूछेगा कि फार्मोसा किसका प्राचीन नाम है। फिर पूछेगा खुरासान, क्या वो खुरासान किसका प्राचीन नाम है। मतलब क्या बोले, प्रमुख बाबू स्थल और उसका प्राचीन नाम क्या है, वो क्वेश्चन आपको पूछेगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरता है। तो देखिए पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी पर कई सारा क्या होता है, रेखा होता है। कौन रेखा कहां से गुजरता है ये पता होना चाहिए। फिर क्या है कि मतलब 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं?
आपका 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, यही सब याद करना है। अब फिर क्या एक होता है देशांतर, ऐसे से खड़ा क्या बोलते हैं, देशांतर। तो देशांतर का इस्तेमाल किसी लिए करते हैं और अक्षांश का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही ध्यान ही रखना है कि जो अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, तो अक्षांश का देखिए, देशांतर की बात करते हैं समय और तिथि दो के लिए करते हैं, देशांतर का इस्तेमाल समय और तिथि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जबकि अक्षांश का इस्तेमाल क्या है, आपको कोई स्थान का नमी हो गया, मौसम हो गया, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं विविधता की बात करते हैं, विविधता ज्ञात करने के लिए करते हैं, गर्मी ज्ञात करने के लिए करते हैं, है ना। तो समझिए क्या है, जो अक्षांश रेखा होता है, अलग अलग नाम है, कौन सा महाद्वीप से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरता है। अभी आपके एग्जाम में तो इतना ही पूछ रहा है, लेकिन आने वाला समय भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कौन सा देश से गुजरता है, कितना देश से गुजरता है, कर्क रेखा कितना देश से गुजरता है, एशिया में कहां से गुजरता है, भारत से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, कौन सा रेखा भारत से गुजरता है, तो भारत से कौन रेखा गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। पूछे कर्क रेखा भारत से कितना राज्य से गुजरता है, तो कौन कौन राज्य से गुजरता है, कौन कौन राज्य से नहीं गुजरता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होता है, तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहां से लिया गया है, भारत का जो मानक समय रेखा है, ये कहां से लिया गया है, कितना राज्य होकर के गुजरता है, कहां कहां अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको मिलता है, मतलब दोनों क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं पूछेगा, कहां कहां जो है बाबू अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और बोल सकते हैं कि जो इक्वेटर क्या वो इक्वेटर होता है, दोनों कहां पर मिलता है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। साथ ही क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए आपको समय ज्ञात करने के लिए कि 66.5 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर पर चलेंगे तो समय कितना होगा, पश्चिमी गोलार्ध में चलेंगे तो समय पर क्या असर पड़ेगा, अब पूर्वी गोलार्ध में चलेंगे तो समय पर क्या अंतर होगा। तो यहाँ साथ ही पढ़िएगा, तो क्या पढ़िएगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कौन सा महाद्वीप से कौन आपका गुजर रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू दोस्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है उगते सूरज का, मतलब यहां पर क्या हो गया, प्रमुख स्थानों का उपनाम, प्रमुख स्थानों का उपनाम। तो देखिए भारत में भी और विश्व में भी दोनों को याद करना, भारत में भी कई स्थानों का उपनाम होता है, जैसे बाबू सिलिकन सिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो इसी यहाँ पर पूछा गया उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, मध्यरात्रि की भूमि किसे कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप खाली वन लाइनर नहीं है, ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो समान तरह बच्चा हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें एक आध को पकड़ा जाएगा ना तो जनरली आंसर आपको क्या होता है, पकड़ा जाता है, एक से दो को पकड़ाएगा आंसर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। मतलब कि इससे डरना नहीं है। और ऐसा देखिए क्या है, पहले बाबू बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता था यूपीएससी वगैरह एग्जाम में, अब वो बिहार पुलिस एग्जाम तक में पूछ रहा है, और बिहार दरोगा से कम एग्जाम नहीं होता है, बिहार दरोगा के जैसा ही क्या इसका भी पैटर्न बाबू होता है। हम तो बोलते हैं कि बिहार दरोगा से टफ पड़ जाता है, टफ इसलिए पड़ जाता है कि क्वेश्चन का लेवल भी कहीं कहीं कुछ बाबू थोड़ा सा टफ लेवल का रहता है, और दूसरा बात क्या ना कि इसका फिजिकल पर जो मेरिट बन रहा है ना, यही क्या है सबसे ज्यादा। रुक जाइए थोड़ा देख लेते हैं, कैमरा का क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार एप्लीकेशन से लॉग आउट होइएगा और दोबारा इन कीजिएगा, सही हो जाएगा। देखिए भारत का भूगोल से इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया। यहाँ देखिए वो क्या है कि निम्न में से भारत किसका बड़ा निर्यातक है, मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रमुख फसल और उसका उत्पादन, प्रमुख फसल और उसका उत्पादन, विश्व में कौन सा फसल या कौन सा खनिज के उत्पादन में भारत आगे है, चीन आगे है, पाकिस्तान आगे है, ये पूछेगा। अब भारत में कौन सा राज्य आगे है, कौन सा खनिज के उत्पादन में और कौन सा फसल के उत्पादन में। फिर साथ ही क्या है कि विश्व का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी होता है, अब भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी होता है, विश्व का प्रमुख खाद्य फसल कौन होता है बाबू, अब भारत का। चलिए आप लोग बहादुर दम है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से देखिए कितना क्वेश्चन है बाबू, इसको हम इकोनॉमिक्स में डाल दिए हैं, इसको आप चाहे तो बीवीसी में डाल सकते हैं, कोई टीचर पढ़ाएंगे तो उसको भूगोल में भी डाल सकते हैं, हम इसको कहाँ पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स, इसलिए हमने इसको इकोनॉमिक्स में डाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविल का संक्षिप्त नाम क्या है, सिविल का संक्षिप्त नाम क्या है। ये आप जानते हैं क्वेश्चन कहां से हो गया, बैंकिंग से, क्या वो बैंकिंग से, बैंकिंग से क्या क्या पढ़ना है, पहले तो जानना है कि बैंक होता क्या है, बैंक क्या होता है, बैंक को रेगुलेटर बॉडी कौन होता है, तो आरबीआई होता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, आरबीआई के फंक्शन से भी क्वेश्चन आएगा। साथ ही क्या है कि जो कई तरह क्या होता है, रेट होता है, बैंक रेट के नाम सुने होगा, सुने ना आप, सी आर आर के नाम सुने होंगे, एस एल आर के नाम सुने होंगे,
ठीक है ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा। एक का नाम सुना होगा ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या क्या वो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। फिर साथ ही इसका यह पढ़ना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए हम कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इस सब रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वो याद रहेगा, बाकी सबका आंसर क्या होता है वही होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना क्या कहलाता है बाबू, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। बेचना या खरीदना क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस शब्द का नाम सुने हैं, ओ एम ओ का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं। अच्छा नहीं सुने तो हम टेस्ट में इसको डाल देंगे, डिस्कशन कर देंगे, ठीक है ना। 20 टेस्ट होगा ना, इसको हम डाल देंगे और डिस्कशन कर देंगे। अब सुनेगा, यहां पर है क्या कि देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि डिमांड सप्लाई, क्या वो डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया है। कब महंगाई बढ़ेगा कब महंगाई घटेगा, डिमांड बढ़ेगा तब महंगाई बढ़ेगा कि डिमांड डिमांड घटेगा तब महंगाई, मतलब डिमांड सप्लाई से क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया है और इसके साथ क्या करना है, आपको महंगाई को रिलेट करना है। अब महंगाई में क्या है, एक बाबू क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। साथ ही पूछेगा कि एक होता है स्टैगफ्लेशन, क्या होता है वो, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन होता है। एक होता है रिफ्लेशन, क्या होता है रिफ्लेशन। साथ ही पढ़िएगा तो ये भी पढ़िएगा, एप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, एवेल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है। आपके एग्जाम के लिए दो महत्वपूर्ण है, एक डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन, एक डिवैल्यूएशन। क्या वो डिवैल्यूएशन, भारत में अब तक कितना बार डिवैल्यूएशन किया गया, कितना बार किया गया है, 3 बार किया। कब कब किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। डिवैल्यूएशन मुद्रा किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। और साथ ही क्या है कि जब पढ़िएगा तो कौन करेंसी नोट जारी करता है, कौन बहुत सिक्का जारी करता है, 1 रुपया नोट कौन जारी करता है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, नोटबंदी जी कि नोट बदली। चलिए, अच्छा देखिए सवेरे जो पढ़ा रहे थे ये क्वेश्चन आ रहा ना, आप लोग सवेरे आए हुए थे ना, वहां पढ़ाया गया था व्यापार घाटा क्या होता है, व्यापार फायदा क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, फिर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। वही आपका क्या आपको टॉपिक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार से। अगला क्या है कि आधार दर वह दर है, मतलब यहां पर वही पूछ गया कि बैंकिंग के लिए क्या होता है, विभिन्न रेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो विभिन्न रेट के बारे में यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आइए, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखती है। ठीक क्या है, हमारे देश में क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर के लिए क्या होता है, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होता है। जैसे बाबू अगर बाबू बैंक को रेगुलेट करना है तो बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ आरबीआई है, आरबीआई है ना। उससे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना है उसके लिए आईआरडी है। उसके अलावा क्या है, आपने सुना होगा जो शेयर मार्केट वगैरह होता है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या बाबू सेबी है, ठीक है ना। और ऐसे क्या है कि अलग अलग फील्ड में लोन देने के लिए अलग अलग शीर्ष संस्था है। और खास करके आपके एग्जाम में बाबू क्या है, एक आता है सीडबी, क्या आता है बाबू, सीडबी से आता है, सीडबी से आता है, एक आता है नाबार्ड से, किससे आता है, नाबार्ड से। पहले तो क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसका स्थापना कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या कि जब ये सब पढ़िएगा ना तो इसको रिलेट करना क्या, वैश्विक संस्था से। वैश्विक संस्था में खास करके आपको वर्ल्ड बैंक पर फोकस करना है और कहा, आईएमएफ पर। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बाबू क्या हो गया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक पर फोकस करना है। इसके अलावा क्या है, हाल फिलहाल के दिन में ब्रिक्स शब्द का नाम सुना होगा आपने, ब्रिक्स शब्द बड़ी चर्चा में है, तो ब्रिक्स का भी एक बैंक बनाया गया है। तो ब्रिक्स बैंक से भी क्वेश्चन आएगा। तो कौन सी जब भारत का बैंक पढ़ेंगे ना तो भारत में क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है भारत का बैंकिंग, एक होता है कॉमर्शियल बैंक, क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक कॉमर्शियल बैंक, एक हो गया आपको कोऑपरेटिव बैंक होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सेबी क्या होता है, सिडबी क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, और साथ ही ब्रिक्स बैंक क्या होता है। इस सब बैंक को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये बीच में घुस गया करने से हो, यही क्वेश्चन में ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। ये तो मतलब ये तो चुनाव है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बीच में कैसे डला गया है, आगे चलिएगा।
जिस ब्याज दर से कम दर पर, मतलब वही हो गया, ये बैंक द्वारा विभिन्न दर जो निर्धारित होता है वो पूछे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपने कभी बेसेल नॉर्म का नाम सुना हुआ है? सुनिएगा, एक बेसेल कन्वेंशन होता है, एक बेसेल नॉर्म होता है। बेसेल नॉर्म बैंकिंग से संबंधित है, जबकि बेसेल कन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसेल कन्वेंशन का संबंध है खतरनाक अपशिष्ट का निपटान से। किससे? खतरनाक अपशिष्ट का निपटान से। अब बेसेल कन्वेंशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बेसेल नॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेसेल नॉर्म का संबंध किससे है? बैंकिंग से। आईसी में एक टर्म है CAR, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। क्या वो? कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। फिर देखिए, नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा गया बाबू, मतलब कहने का मतलब वहां जो बोले उसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। आगे चलेगा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या होता है? जैसे बताया ना कि व्यापार घाटा क्या होता है, व्यापार फायदा क्या होता है, तो वही टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? मतलब एक ही टॉपिक से क्या क्वेश्चन एक से अधिक पूछा जा रहा है। अगला देखिए, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो मतलब कि भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, कौन देश के सहयोग से बना है? क्या क्या क्वेश्चन आएगा? प्रमुख परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है, कौन देश के सहयोग से बना है। उस तरह से पूछेगा कि भारत में प्रमुख नदी बांध, भारत में प्रमुख नदी बांध, पहले नदी, नदी भूगोल में, फिर नदी बांध, और उसी तरह से विश्व के प्रमुख नदी, अब विश्व के प्रमुख नदी बांध, ठीक है ना। तो नदी बांध आता है समान तौर पे क्या है, उसको चाहे तो आप भूगोल में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। और नदी बांध को भारत के एक बाबू नेता थे जिन्होंने बोला था कि आधुनिक भारत का मंदिर है। वो नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? ये क्या हो गया? साइंस, साइंस का क्वेश्चन है, किस है बाबू? और देख रहे हैं, साइंस से देखा जाए तो 20 से 25% के आसपास क्या है कि वेटेज आपका बिहार पुलिस में फिलहाल के लिए मिल रहा है। तो साइंस भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सुनिएगा, अगर 20 टेस्ट लेने के बाद अगर हमारे पास समय बच गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा है। अब बच्चा को क्या है कि साइंस समान तौर पर दिक्कत होता है, अगर हमको समय बच गया तो अगर हम क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम सब रेडी किए हुए हैं, साइंस मेरा क्वेश्चन रेडी है, लेकिन मेन है भाव डिस्कशन करने का समय, ठीक ना। अगर 20 टेस्ट लेने के बाद भी अगर हमको समय अलाउ करेगा तो हम क्या कर देंगे कि आपको साइंस का क्वेश्चन बाबू क्या है, ऑब्जेक्टिव 1000 के आसपास हम डिस्कस कर देंगे, उसके लिए कोई फीस नहीं लेंगे, आपको डिस्कस कर देंगे, समय अलाउ करेगा तब, है ना। लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि देखिए 20 टेस्ट भी लेना बड़ा मुश्किल काम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 घंटा के बाद वो भी आ जाइएगा। 1 घंटा होगा, अगर तो उठ के चलना शुरू कीजिएगा, मास्टर भाई सी बकरा है, चलो, है ना। सुनिएगा, यहाँ क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है। एक होता है इन्वर्टर होता है, एक होता है आपको रेक्टिफायर होता है। चारों में क्या क्या अंतर होता है, डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है। कुछ कुछ बोले ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर क्या बोले इन्वर्टर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, ठीक ना। फिर क्या है कि कौन सा सिद्धांत वही सब काम करता है। और साथ ही पढ़िएगा तो एक और चीज पढ़िएगा, कौन सा यंत्र कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए डायनेमो किसको किस में कन्वर्ट करता है ना। मोटर किसको किस में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन किसको किस में कन्वर्ट करता है। और खास करके आपके एग्जाम के लिए डायनेमो और एक बाबू क्या हो गया आपका मोटर, ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है। ये बाबू क्या है, ये आपका हीट क्या हो गया, हीट। हीट चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आएगा सुनिएगा। हीट से पहले तो क्या है, इसको चाहे तो केमिस्ट्री वाला चैप्टर में रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे फिजिक्स में। हीट में क्या है कि पहले तो क्या है कि नॉर्मल ही पता होना चाहिए, क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या वेपोराइजेशन होता है, मतलब वाष्पीकरण होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन। क्या वो सब्लिमेशन, जैसे अगर ठोस को गर्म करते हैं तो लिक्विड में बदलता है ना, लेकिन कुछ ठोस को गर्म करते हैं तो सीधे कहाँ जलता है, गैस में। जैसे कपूर जलाते हैं तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। पूछेगा कि सब मतलब कपूर का जलना किसका एग्जाम्पल है, तो पूछेगा। फिर पूछेगा कि बरसात होता है, वर्षा, तो वर्षा होता है तो कौन सा प्रक्रिया यहाँ पर लगता है, बताइए कुछ लगता है। नहीं, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, पृष्ठनाभकरण। हम पूछ रहे हैं वर्षा ऊपर से होता है तो कौन सा घटना होता है, संघनन। क्या होता है, संघनन। तो इस चारों पांचों में क्या क्या अंतर होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। और बाकी देखिए हीट पढ़िएगा तो और पढ़िएगा, हीट को मेजर करने के लिए कई सारा क्या होता है मीटर होता है, थर्मामीटर बोलते हैं ना।
तो थर्मामीटर भी क्या है कि कई सारा होता है। अब समझिए कि एक बुखार मापने वाला होता है, फिर क्या होता है कि आप केल्विन की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, सेल्सियस की बात करते हैं। केल्विन होता है और भी, लेकिन हमको 3 गो प्रमुख है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और क्या हो गया, सेल्सियस। तो मानव बॉडी का टेम्परेचर किसमें कितना होता है? फ़ारेनहाइट में कितना होता है? सेल्सियस में कितना होता है? और आपको क्या बोलते हैं, सेल्सियस में कितना होता है? और एक और पूछा है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ़ारेनहाइट का कि सेल्सियस का? ना बोलता है कि भाई 100 डिग्री बुखार होल है तो कौन चीज, फ़ॉरेनहाइट किसे पूछता है पर। और एक और पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसमें क्या होता है, पारा का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? पारा का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्या वो कांच से नहीं चिपकता है? तो और भी बहुत सारा चीज है जो कांच से नहीं चिपकता है, वो भी सही है, आपका ये भी स्टेटमेंट को सही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है? चमकता भी है, चलिए ये भी सही है, और बताइए। उष्मा का सुचालक देखिए क्या होता है, सुनिएगा, ये हीट को जानते हैं, बहुत ही कम अवशोषक होता है, थोड़ा सा हीट मिलेगा ना, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा। पानी क्या करता है, पहले हीट लेगा, पहले सनी देवल ही है, पहले लेगा गरमाएगा, अब पिटा जाएगा पूरा ना, और तब फिर मारा मारी करेगा। अरे होता है ना, तो मतलब क्या है कि सनी देवल है। तो मतलब देखिए, जो एक होता है कि बोले तुरंत प्रतिक्रिया कर देगा, तो पारा हुई चीज है, पारा एक को तो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जितना लेगा उतना ही आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी कारण है, आपका सबका सही आंसर था, लेकिन असली ऑप्शन में क्या रहेगा, ये रहेगा। और एक और जब ये पढ़िएगा तो एक और पढ़ेगा, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो 3 गो विधि होता है, कंडक्शन होता है, चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। तो चालन, संवहन, विकिरण के में क्या क्या अंतर होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलिएगा, ये देखिए बाबू क्या है कि देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस में आपको कुछ न्यूमेरिकल ही पूछता है, लेकिन न्यूमेरिकल पूछेगा तो ज्यादा इसमें दम नहीं रहता। और न्यूमेरिकल जानते हैं, आपको जो पूछेगा खास करके हीटर वाला पूछेगा, और एक और पूछता है जानते कुछ, यूनिट निकालने के लिए और खर्चा निकालने के लिए, कि 5 गो बल्ब जला रहे हैं, इतना देर जल रहा है, इतना दिन जल रहा है, तो कितना यूनिट उठा और कितना खर्च आपका हुआ, ठीक ना। साथ ही कुछ ग्रेविटेशन जो होता है ना, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, वहां से भी कुछ न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, आगे चलिए। अब देखिए, बिजली के उपकरण होता है, कौन घर में जो बिजली के उपकरण होता है, किस क्रम में जुड़ा होता है? तो मतलब घर में जो वायरिंग किया जाता है ना, घर का वायरिंग से क्वेश्चन है कि समानांतर क्रम होता है कि श्रेणी क्रम होता है। समानांतर क्रम का फायदा क्या है, श्रेणी क्रम का फायदा क्या है? फिर जब ये पढ़िएगा तो साथ ही साथ 3 चीज पढ़ना है, एक आमीटर पढ़ना है, एक वोल्ट मीटर पढ़ना है, एक पढ़ना आपको वोल्टामीटर। आमीटर, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, एक बाबू गैल्वेनोमीटर। क्या क्या बोले, आमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर। ये जब पढ़ेंगे तो चारों क्या करेंगे, एक साथ में पढ़ना है। ये जानते हैं, ये फार्मूला वो जैसे पढ़े हो ना, इससे पढ़े होंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी सर पढ़े ना। हाँ, तो यही सब फार्मूला बाबू क्या है, भी बराबर यूटी प्लस से पढ़े ना। हाँ, तो इसी से फार्मूला क्या हो कर करके यहाँ क्या न्यूमेरिकल कुछ पूछेगा, ये सब न्यूमेरिकल हम बता देंगे। देखिए, ये जो बाबू फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का जो सब क्वेश्चन पेपर है, इसको सबसे लास्ट में टेस्ट लेंगे, सबसे लास्ट टेस्ट हमारा क्या होगा, यही होगा। ये लेने के पीछे कारण क्या है कि एक बार क्या है, एग्जाम के मोड में आप देख के जाइए, हमको जो लेना होगा तो लेवे करेंगे, लेकिन साथ ही क्या है कि सबसे लास्ट में क्या होगा, इसी का आपको टेस्ट होगा और सबको ही देना पड़ेगा। आगे आइए, कुछ ग्राफ से भी क्वेश्चन आ रहा है बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक केमिस्ट्री से भी देखा जाए तो कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 6 क्वेश्चन पूछा गया। ये बाबू क्या है कि आपको देखिए क्या, एक पढ़िएगा चाल, सुनिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, चाल क्या होता है, बेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चाल क्या होता है, बेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इस सब का अलग अलग क्या बनता है, ग्राफ बनता है। और आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण क्या होता है कि अगर कोई बाबू क्या है कि वृत्त है, अब वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई वस्तु क्या है 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एकदम क्या है, चाल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, चाल क्या है, फिक्स है, फिक्स ना हो गया जी। तो यह त्वरित गति है कि नहीं है, नहीं ना है, और बोल रहे हैं कि नहीं है। देखिए बाबू क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है v बाई टी ना होता है दोस्त, a बराबर v बाई टी। वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा, अब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। अब देखिए, अगर लीनियर लाइन पर ही रहेगा, लीनियर लाइन पर भाई 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है,
तो एक दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर वो देखिए, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। तो सदिश सदिश क्या होता है, दोनों में अंतर पढ़ना पड़ेगा। सदिश क्या होता है, अदिश। स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है, तो सुनिएगा। चाल और वेग में क्या अंतर, क्या है कि चाल होता है अदिश, चाल होता है अदिश, और जो आपका वेग क्या होता है, सदिश होता है। तो सुनिएगा, अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ वेग बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसमें चलिएगा तब आपका स्पीड भले सेम है, लेकिन जहां जाइएगा, जहां क्या होगा, दिशा बदल रहा है ना जी, दिशा बदल रहा है। तो पूछेगा कि एक समान चाल से वृत्ताकार पाथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, तो वह वृत्तीय गति है कि नहीं, वह त्वरित गति है कि नहीं, तो है कि नहीं है, तो यहाँ त्वरित गति होगा। ठीक है ना, आगे चलिएगा। अब देखिए अगला पूछा गया बाबू कि निम्नलिखित में किस अणु या अणुओं की संरचना पिंजरा जैसा होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बाबू बन भी सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जानते हैं, देखिए हीरा ग्रेफाइट के बारे में सब कोई पढ़ के जाता है, और बाबू जो फ्लोरीन होता है इसके बारे में उतना कोई नहीं पढ़ता है। तो हमको फोकस, देखिए अगर सबसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमको क्वेश्चन नहीं बना, आपको भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हीरा ग्रेफाइट की बात करते हैं, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, कंपटीशन का तैयारी करने वाला सब नहीं। तो अगर वो सब जान रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। हीरा ग्रेफाइट दोनों क्या है, कार्बन ही है। एक सुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है। तो हीरा ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा के पूरा पढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए। फिर क्या है, समांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण क्या होता है, मतलब चैप्टर क्या हो गया आपको, मिश्रण। तो यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। फिर मिश्रण में भी क्या, आपका होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, समांग मिश्रण क्या होता है, और विषमांग मिश्रण क्या होता है, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, और इसका एग्जाम्पल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना। और साथ ही क्या के देखिए बाबू, क्या आपके एग्जाम के लिए क्या है कि प्रमुख जो रासायनिक कंपाउंड होता है, प्रमुख रासायनिक कंपाउंड, रासायनिक यौगिक, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। इसका कई बार फार्मूला पूछेगा, कई बार प्रयोग पूछेगा। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, विरंजक चूर्ण का आपका उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, दोनों का फार्मूला क्या होता है, दोनों का प्रयोग क्या होता है। कम से कम क्या है, 30-35 को ऐसा याद करना पड़ता है। एक पूछता है हारा थोथा, नीला थोथा और सफेद थोथा। हम लोग को पॉलिटेक्निक पहले, लेकिन एग्जाम का तैयारी करता था उसमें बड़ी पूछता था, हारा नीला बाबू सफेद थोथा। हारा थोथा, नीला था, और क्या हो गया, सफेद थोथा पूछता है। ठीक ना, चलिए। अब देखिए, जानते हैं टॉपिक क्या हो गया, ये सुनिएगा, ये पढ़िए क्या, न्यूक्लियर, ये पूछा गया है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा क्या हो, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में एक होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। फिर पूछेगा परमाणु बम किस पर काम करता है, हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है। पूछेगा परमाणु रिएक्टर किस पर काम करता है। अब परमाणु रिएक्टर में भी क्या करना है, आपको देखना कि परमाणु रिएक्टर में कई सारा कंपोनेंट होता है। मंदक क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है। ठीक ना, मतलब बोल सकते हैं कि शीतलक क्या होता है, मंदक क्या होता है, ये सब ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही क्या कि परमाणु रिएक्टर सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, बिजली पैदा करना होता है तो परमाणु रिएक्टर होता है। और जब देखिए परमाणु बम बनता है ना, तो नाभिकीय विखंडन होता है, और यहाँ पर भी नाभिकीय विखंडन होता है। अंतर क्या होता है कि यहाँ पर इसको हम कंट्रोल किए रहते हैं रिएक्शन को, और वहां पर क्या होता है, कहां पर जब बम बनता है कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल करने में रड का रूप, एक होता है रड, होता है कंट्रोलर रड। कंट्रोलर रड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, मंद के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। और जब ग्रेफाइट पढ़िएगा ना, तो ग्रेफाइट पढ़िएगा तो एक होता है डीटीओ, क्या होता है डीटीओ, भारी जल। अब भारी जल पढ़िएगा तो एक होता है H2O। जैसे आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होता है, क्या वो 3 समस्थानिक। तो ये क्या होता है ड्यूटेरियम, एक होता है प्रोटियम होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। आपका तबीयत खराब है क्या बाबू, तबीयत खराब है, तबीयत अगर खराब है तो देखिए यहाँ ज्यादा अगर खराब लग रहा है तो जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ गर्मी थोड़ा सा है। कल आपको इधर भी हम फैन लगवा देंगे। देखिए इसके लिए हम इंतजार करें, हम जानते हैं इसको तोड़ने के लिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो प्रयास किए थे कि इस बार टूट जाए, लेकिन अभी टूटा नहीं है। अभी क्या है कि देखिए होता क्या ना, कि बड़ा काम जब मिस्त्री से करवाना होता है ना, बोलिए घर बनाना, तुरंत घरे आ जाएगा मिस्त्री। पता है कि 1 आध लाख रुपया कमाएंगे, और उसको पता है कि इसे 2-4 हजार का काम है, तो जल्दी आता ही नहीं है। ठीक ना, तो उसको बोला कि अभी तक आया नहीं है। तो हम प्रयास में क्या है कि अगर टूट जाएगा तो हम देखेंगे उधर बहुत सारा बड़ा बड़ा खिड़की है, अगर खिड़की से काम चल जाएगा तो ठीक है, अगर खिड़की से काम नहीं चलेगा ना, तो हम खुद आपको यहाँ से एसी का व्यवस्था करवा देंगे। देखिए होता क्या ना, कि आजकल बच्चा सब एसी में पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में।
तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कत होबे करेगा। लेकिन कुछ दिन चलिए, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। अब जानते हो क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर ये कंसेप्ट कहाँ से है आपका, ऑक्सीकरण अवकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवकरण। तो ऑक्सीकरण अवकरण में क्या है कि ये आपको कंसेप्ट याद रहेगा ना, LEOGR, ये पढ़े हैं बाबू, ये सब नहीं पढ़े हैं। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, ये पूरा ही क्या है, फार्मूला में है। एक क्वेश्चन सेट करेंगे तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है ना। और रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका आपका अवकरण हो रहा है। क्या ऑक्सीकारक होता है, क्या आपका अवकारक होता है। जैसे ऑक्सीकरण, अवकरण, और फिर होता है ऑक्सीकारक, और फिर क्या होता है, अवकारक होता है। धातु ऑक्सीकारक होता है कि धातु अवकारक होता है। कौन ऑक्सीकारक अवकारक दोनों के रूप में काम करता है। पहले पूछे किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका आपका रिडक्शन हुआ, फिर पूछेगा क्या कोई दिक्कत है क्या बाबू, फुलक रहे हो। ना ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन एक उपधातु है। तो यहाँ पहचाना धातु कौन होता है, उपधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक ना। और यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ऐसे धातु की संख्या की बात करते हैं तो 100 से अधिक है। तो क्या सारा धातु का याद करना है, नहीं। इसमें जानते हैं 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा 1 से 30 तक पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अब बाकी क्या है कि 10-15 को और याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, बाकी सारा का याद आपको नहीं करना होता। साथ ही धातु पढ़िएगा तो धातु का लैटिन नेम होता है। जैसे सोना की बात करते हैं तो सोना का एओ दिखाते हैं बाबू, सिल्वर का एजी दिखाते हैं, सोडियम का एन दिखाता है। तो इसका लैटिन नेम क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा धातु उपधातु का कौन सा लैटिन नेम होता है। धातु का इस्तेमाल कहाँ होता है, उपधातु का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है ना। साथ ही क्या है कि जो आपका परमाणु पढ़िएगा तो परमाणु स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। और जब पढ़िएगा तो यहाँ बीच में क्या होता है, आपको नाभिक होता है। तो नाभिक मतलब पूरा परमाणु का स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या बाबू, आपको बायोलॉजी से है ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा भूपर्पट्टी, अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन सा तत्व कितना मात्रा में होता है। फिर पढ़ना पड़ेगा वायुमंडल में कौन सा तत्व कितना मात्रा में होता है। क्या क्या बोले, एक भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व कितना मात्रा में होता है, और फिर क्या पढ़ना पड़ेगा कि आपका वायुमंडल में कौन सा तत्व या गैस कितना मात्रा में रहता है, दोनों को। और जब भी पढ़िएगा तो साथ ही पढ़ लीजिएगा, एक पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, साथ ही साथ पढ़ लेना है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। ये बेसिकली क्या है कि प्रजाति से, किसको क्वेश्चन पूछा गया है, प्रजाति से। प्रजाति का क्या क्या विशेषता होता है, और मनुष्य किसके नजदीक होता है। हम जिस प्रजाति के हैं वही प्रजाति कौन है, बंदर है ना। बंदरे हम लोग क्या है, परदादा है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन पूछा गया, आ गया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से बाबू, ब्लड से। कहाँ पूछा गया, ब्लड। जब ब्लड पढ़िएगा तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड का कई सारा कंपोनेंट होता है। ब्लड का कुछ कंपोनेंट लिक्विड होता है और कुछ क्या होता है आपको, सॉलिड होता है। जैसे प्लाज्मा होता है ना, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो सब का विशेषता क्या क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ब्लड होता है तो ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में कितना होता है ये जानना पड़ेगा। साथ ही आपको जानना पड़ेगा कि जो पुरुष होता है और महिला होता है, तो पुरुष और महिला के ब्लड में जो आपका अंतर होता है वो किसके कारण होता है, ठीक ना। साथ ही क्या है कि ब्लड का मतलब खाली लाल नहीं होता है, ब्लड का अलग अलग रंग होता है। मतलब क्या बाबू, किसी का उजला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का लाल होता है। तो सब का कारण क्या क्या है। जैसे ऑक्टोपस का नाम सुना हो ना, उसका ब्लड के रंग बाबू हमारे जैसा नहीं होता है। कॉकरोच का रंग हमारे जैसा नहीं होता है। तो सब के ब्लड का रंग अलग अलग होता है, उसका कारण क्या है। साथ ही आप ये भी पढ़िएगा
कि ब्लड शरीर के अंदर कौन जमने से रोकता है और शरीर के बाहर कौन जमाता है। देखिए, शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए और जब कट फट गया तो ब्लड तुरंत जम जाना चाहिए। तो बाहरी कौन जमाने में मदद करता है और अंदर कौन जमने से रोकता है। साथ ही क्या है कि आप लोग पढ़े हो कि विटामिन के ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है, लेकिन खाली विटामिन मदद करता है, प्लाज्मा मदद करता है, प्रोटीन मदद करता है, कैल्शियम मदद करता है। तो सब के बारे में जानना है, कौन कौन मदद करता है, कौन कौन मदद आपको नहीं करता है। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। मतलब बायोलॉजी में क्या हमारा टॉपिक क्या हो गया, प्रमुख रोग। रोग का कारण विषाणु है कि जीवाणु है, कवक है कि प्रोटोजोआ है, और उसका वाहक कौन है। वाहक मतलब ले जाने वाला कौन। हम गाड़ी से जाते हैं ना, तो ऐसे क्या होता है कि जो विषाणु जीवाणु या जो भी होता है, एक किसी जीव के द्वारा आगे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो क्या बोले, प्रमुख रोग हो गया। रोग का कारण क्या हो गया, विषाणु है कि जीवाणु है, कवक है कि प्रोटोजोआ है, और उसका वाहक कौन है। कौन विषाणु से रोग हो रहा है, कौन जीवाणु से हो रहा है, कौन प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन आपका कवक से हो रहा है। ये आपको रोग वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जब ये पढ़िएगा तो कुछ और पढ़ लीजिएगा, एड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कोरोना वायरस के बारे में, ठीक ना। इसके अलावा क्या है, ये एड्स को HIV बोलते हैं ना। इसके अलावा क्या बोले, एक और क्या कि निपाह वायरस, क्या वो निपाह वायरस चर्चा में चल रहा था, निपाह वायरस चर्चा में चल रहा था। इसके अलावा क्या है, मतलब ये कवक हो गया, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, हाँ ना। इस सब से क्या है कि होने वाला रोग से क्वेश्चन आपको आ रहा है। अब सुनिएगा, यहाँ पूछा गया कि पसीने की ग्रंथियां की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होता है। सुनिए, यहाँ पर क्या है, ग्रंथि। देखिए, हमारे शरीर में आपको 2-3 तरह की ग्रंथि होता है। एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी, एक होता है दोनों, जिसको बोलते हैं मिश्रित बोलते हैं। तो कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है, कौन मिक्स्ड ग्लैंड है, किसका क्या काम है, कहाँ से आंसू निकलता है, कौन ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, और कौन ग्रंथि का क्या क्या कार्य है, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, बायोलॉजी का ग्रंथि। क्या हो गया, ग्रंथि। ग्रंथि का प्रकार हो गया। ये क्या हो गया होगा आपका, सेल स्ट्रक्चर। मतलब बोल सकते हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर बनता है, पहले देखिए क्या है, सेल होता है। क्या होता है, सेल। सेल से बनता है कुछ बाबू, टिश्यू बनता है, ठीक ना। मतलब देखिए, शरीर का सबसे जो छोटा इकाई होता है, क्या होता है, आपको सेल होता है। सेल से बनता है टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, बॉडी बनता है। बॉडी से क्या बनता है बाबू, हाँ, टिश्यू से बॉडी बन गया। टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, क्या बनेगा वो, ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। यहां बोल देंगे बॉडी, क्या बोल देंगे, बॉडी ही बोल दीजिए सीधे। यहां बोल सकते हैं, आपका टॉपिक क्या हो गया, आपका कोशिका सिद्धांत। क्या हो गया, कोशिका। कोशिका का स्ट्रक्चर और कोशिका सिद्धांत हो गया। वही बाबू, वही चीज है। एक और चीज देखिए आगे, जैसे एक होता है मानव में कोशिका होता है, जीव में, एक होता है पेड़ पौधा में कोशिका। तो दोनों के कोशिका में क्या क्या अंतर होता है, माने मानव कोशिका और जो पेड़ पौधा होता है, दोनों कोशिका में क्या क्या अंतर होता है, वो दोनों को रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर बैक्टीरिया का खोज कौन किया है, जीवाणु का, वायरस का, कवक का खोज कौन किया है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। एक क्या था, आपको बायोलॉजी वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिएगा वो क्या है, विविध की बात करते हैं। जैसे हम बोले क्या, मैराथन, ठीक ना। तो मैराथन को यहाँ पर हमने विविध में रख दिया। इसको चाहे तो आप ओलंपिक जहां बता रहे थे, इस सबको एक जगह इंटरलिंक करके पढ़ा जा सकता है, ठीक ना। तो मैराथन का लंबाई कितना होता है, कौन सा गेम का लंबाई, देखिए आजकल ये भी पूछता है। सुनिएगा, मैराथन तो पूरा का पूरा फोकस करना है, लेकिन साथ ही क्या है, कोई आप एग्जाम दीजिएगा ना, जैसे वो क्या है, चक्का फेंक होता है, गोला फेंक वगैरह होता है, पूछेगा कि जो एक मतलब कोई चीज फेंका जा रहा है ना, तो पूछे उसका लंबाई कितना होता है। भाला का लंबाई भी आजकल पूछ देता है कि भाला का लंबाई कितना होता है। तो भाला का, हंसुआ का हथौड़ा का याद कर लीजिएगा। नहीं, सुनिएगा, जो भी खेल चर्चा में रहेगा, एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अभी क्या है कि हमारे यहाँ 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। क्योंकि भाला फेंक में हमने आपको स्वर्ण पदक जीता है, इस कारण से भाला फेंक खेल ही हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। पूरा का पूरा इसके बारे में जानना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में हुआ है ना। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप पूरा पढ़ लेना। अगर ओलंपिक होगा तो ओलंपिक पूरा पढ़ लेना। देखिए, जो भी लेटेस्ट गेम होगा ना, उस गेम के बारे में पूरा पढ़ लेना। कौन जीता, कौन हरा, किसको कौन हरा के जीता है, कौन कितना पदक जीता है, कहाँ आयोजित हुआ, अगला कहाँ आयोजित होगा। जैसे ओलंपिक की बात करते हैं, इस बार कहाँ हुआ, अगला बार कहाँ होगा, भारत ने कितना पदक जीता,
ठीक है ना। फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, अगला बार कहाँ होगा, भारत क्वालिफाई किया कि नहीं क्वालिफाई किया, भारत क्वालिफाई किया तो इसको हरा क्वालिफाई किया, हालांकि भारत हार गया है। फुटबॉल वगैरह देखते हैं थोड़ा बहुत, भारत हार गया है ना। अरे क्वालिफायर मैच हो रहा था, है ना, तो आप बोला कि इसमें चीट भी कर लिया गया है। आई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सुनेगा, बनता कि नहीं बनता। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य था, किस महादेश में, सुनिएगा। ये बाबू पूरा स्टेटमेंट का हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ये रहता चाहे नहीं रहता है, ये स्टेटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता। एग्जाम में क्वेश्चन खाली इस तरह से बनता है कि इरिट्रिया देश कौन सा महादेश में है, इरिट्रिया देश कौन सा महादेश में है। तो मतलब ये हो गया कि मैपिंग आपको देखने आता है तो बनेगा, आना तो नहीं बनेगा, ठीक ना। आप इथोपिया का नाम सुने हैं, अब फिर क्या पड़ता है, तो वही इथोपिया सलक उन्हें आपको एरिट्रिया अलग हुआ है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन सब बनना चाहिए था। अब देखिए ये सब पढ़ के देखिए, कोई बच्चा क्या है कि देखता कि तू 182वां सदस्य कौन बना था, इससे आपको क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्वेश्चन निकलेगा कि एरिट्रिया कहाँ पर है, उससे निकलेगा। तो मतलब ये हो गया, सुनिएगा, कोई स्थान अगर चर्चा में है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि जिम्बाब्वे में हो गया गृह युद्ध, हुआ नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं कि जिम्बाब्वे में हो गया गृह युद्ध, तो जिम्बाब्वे है चर्चा में, तो वहां से क्वेश्चन आएगा। अगर मान ली कि भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, कहीं कोई देश की यात्रा पर गए हैं, जैसे बाबू मान लेते कि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका गए, कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन स्थान चर्चित है, वो पूछेगा। अभी सुनिए बता रहे हैं, अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा है, और एक तरफ क्या है, हमास के बीच और इजराइल के युद्ध चल रहा है, तो उसके अगल बगल जो भी लोकेशन है ना, सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। खास करके बाबू जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, उसमें गोलन हाइट हमेशा चर्चा में आता है, क्या वो गोलन हाइट, फिर गाजा पट्टी पूछेगा, वेस्ट बैंक पूछेगा, ऐसे पूछेगा। वेस्ट बैंक अक्सर न्यूज में रहता है, यह किसका क्षेत्र है, गाजा पट्टी अक्सर न्यूज में रहता है, ये किसका क्षेत्र है, ठीक ना। तो जो भी स्थान चर्चा में है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और खास कर देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति या किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए हैं, तो अमेरिका के बारे में पूरा पता कर लीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आया है, हम गए, सुनिए अभी क्या हुआ। G7 का नाम सुना है आपने, तो भारत बाबू G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि G7 में भारत को हर साल बुलाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि G7 होता क्या है, G7 में कौन कौन मेंबर है, भारत उसका मेंबर है कि नहीं, इसका स्थापना कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, इस सारा क्वेश्चन पूछा आपको जा सकता है, ठीक है ना। उस तरह से क्या है कि G20 को क्या होता है, बिम्स्टेक क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है। अभी क्या है कि चर्चा में संस्था है क्या, IMEC, नाम सुने हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। आपने सीपेक का नाम सुना बाबू, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऐसी क्या है, IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इसे पूछेगा। इससे क्या, क्वाड बड़ी चर्चा में रहता है, क्वाड, क्वाड क्या होता है। और इसके अलावा एक और चीज क्या है, करेंट अफेयर को, उसको हम विविध में भी पढ़ सकते हैं क्या बाबू, प्रमुख देशों का भारत के साथ जो बोल सकते हैं कि आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। एग्जाम्पल के लिए पूछेगा, सूर्य किरण भारत और किसके बीच होता है, रेड फ्लैग भारत और किसके बीच होता है। मतलब कहने का मतलब कि प्रमुख देशों के साथ जो हमारा आपका सैनिक अभ्यास होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम एक जगह आपको PDF दे देंगे, पूरा जो पूछा जाता है ना, आप याद कर लीजिएगा, हम एक जगह आपको दे देंगे। किस वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो रटने वाला है, लेकिन हमारा यहाँ टॉपिक क्या क्या हो गया है। एक आपको हो गया नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, किसके सम्मान में दिया जा रहा है, कब दिया जाता है, कब घोषणा होता है, और कब कब आपको दिया जाता है, कितना फील्ड में दिया जाता है, कितने भारतीयों को ये प्राप्त हो चुका है, कितने भारतीय वैज्ञानिक को, सबसे पहला भारतीय कौन थे। फिर पूछेगा भारत रत्न, तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में, भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, किस अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा है, अब तक कितना व्यक्ति को दिया गया है, हाल फिलहाल में कितना व्यक्ति को दिया गया है ना। मोदी जी पूरा प्लान करके सब जगह दिए थे भारत रत्न कि 400 पार, अब की बार 400 पार है ना। लेकिन जनता था खिसियाल, खास करके लइकन, है ना। आइए देखिए, सरकार कोई भी निर्णय लेती है ना, तो कोई भी सरकार, ही भाजपा की बात नहीं करते, कोई भी सरकार सत्ता में सब कोई बना रहना चाहता है, ठीक ना, कोई भी पावर छोड़ना नहीं चाहता। तो जो भी निर्णय लिया जाता है उसके पीछे राजनीतिक कारण भी होता है।
जैसे बाबू भारत रत्न दिया गया, तो सबको साधने का प्रयास किया गया ताकि सब जगह से वोट मिले हमको। और उसी तरह से कांग्रेस सरकार में रहेगा तो भी यही काम करेगा। कांग्रेस भी लोग को बोला ना जी कि हम हर महीना खटाखट खटाखट लड़का जानते क्या किया, वीडियो के काट दिया, काटे खाली 5 मिनट के बदले खटाखट 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 और सब जगह शेयर करा। अच्छा बोलिए बाबू, लगता है कि 68,000 रुपया अगर जीत जाता दे पाता? कहाँ से दे पाए? गुना कीजिएगा ना, जितना हमारे यहाँ जनसंख्या है, 68,000 रुपया देगा तो खटाखट कैसे हो जाएगा? वो पटापट गिर जाएगा, बिछौना पर जो उठबे नहीं करेगा, है ना? आइए, लेकिन सबको तो वोट लेना है। आइए, यहाँ पाइए, कौन सा पुरस्कार खेल में दिया जाता है? तो क्या क्वेश्चन है, खेल के फील्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? पहले इसका नाम क्या था, अब इसका नाम क्या है, कितना प्राइज दिया जाता है, कितना प्राइज दिया जाता है? फिर बाबू सब पुरस्कार है, टैगोर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, किस फील्ड में? आपको जमनालाल बजाज पुरस्कार किस में दिया जाता है? इस तो कम क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछेगा ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार पूछेगा। ये सब कौन फील्ड में दिया जाता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की शुरुआत हुआ? अब सुनिएगा, अगर हम बाबू क्या है कि एक टॉपिक को अगर बढ़िया से पढ़ लेते तो तीसरा क्वेश्चन पकड़ाता कि नहीं पकड़ाता? मतलब ये भी अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर हम खाली ओलंपिक वाला टॉपिक को कवर कर लिए होते तो तीसरा क्वेश्चन पकड़ाता कि नहीं पकड़ाता? मतलब एक ही टॉपिक से क्या है क्वेश्चन आपको तीनों पूछा गया है, इंटरलिंक कीजिएगा तब। तो ये क्या था आपका बाबू, जीके जीएस से सब क्वेश्चन पूछा गया था। कितना क्वेश्चन बाबू? 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 66 कितना है? जीके जीएस से फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या है, कुछ हिंदी से पूछा गया है और कुछ अंग्रेजी से और कुछ क्या है करेंट अफेयर से। तो सुनिएगा, और मैथ क्या हो, मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैथ रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए हमारे यहाँ बाबू अलग फैकल्टी हैं, तो आपको बताएंगे कुछ मैथ रीजनिंग और क्या बाबू अंग्रेजी, मैथ अंग्रेजी। देखिए, बताने के लिए हम भी बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो हमसे बेहतर बता देंगे। क्यों बेहतर बता देंगे? क्योंकि भी वो पढ़ाई इसी का कर रहे हैं। हम 2015 के बाद अंग्रेजी पढ़वे नहीं किए। हालांकि सीपीओ और सीडीएस जो एग्जाम होता है उसमें 200 पेपर का अंग्रेजी होता है, तो हम दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो अंग्रेजी हमको अच्छा खासा है। लेकिन बाबू था, है नहीं, था, है नहीं, है ना? चलिए, तो वो आपको हमारे सर बता देंगे। आइए, यहाँ देखिए हिंदी में क्या क्या है, टॉपिक क्या है, अशुद्ध भाग का छाटना है। अशुद्ध भाग, तो क्या क्या है यहाँ पे? अशुद्ध शब्द, क्या वो अशुद्ध शब्द और अशुद्ध वाक्य। क्या क्या वो अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध वाक्य क्या है? अब सुनिएगा, कुछ कुछ देखिए कई बार पूछेगा नाम कि कवित्री का वो दे देगा, कई बार कवित्री या पवित्री दे देगा, कुछ कुछ। अब बोले कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। कई बार वाक्य दे देगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पी रहा है, शुद्ध है क्या शुद्ध है, ऐसे पूछेगा। तो सेंटेंस पूछेगा शुद्ध या अशुद्ध। फिर पूछेगा पर्यायवाची शब्द, क्या पूछेगा? पर्यायवाची शब्द। उल्टा शब्द पूछेगा, उल्टा शब्द पूछेगा। फिर पूछेगा पर्यायवाची शब्द पूछेगा, ठीक है ना? फिर मुहावरा पूछेगा, मुहावरा मतलब लोकोक्ति और मुहावरा पूछेगा। चले नावे अगनवा टेढ़, ये हम लोग का 10वां में आया था कि चले नावे अगनवा टेढ़, ये आपको पूछेगा। आइए देख लीजिए, अशुद्ध हो गया जो सब कुछ जानता है, ये क्या हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कई शब्दों को अनेक शब्द। और कई शब्दों को अनेक शब्द में क्या है कि कम से कम 30-35 को याद कीजिएगा, तो एक आध क्वेश्चन क्या होता है पकड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको, हाँ देखिए, ये अरेंज करने के लिए है, इस सारा का सारा दिया गया, ये सब तो क्वेश्चन बनना चाहिए बाबू, लेकिन बना देगा नहीं। कौवा वाला प्यास लगता है, कौवा बड़ा तेज जानवर होता, तेज पक्षी होता है, जानवर नहीं तेज पक्षी होता है, ठीक है ना? तो बाबू अरेंज करने के लिए कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो पढ़िएगा तो अरेंज हो जाएगा। आइए, यहाँ पर समानार्थी शब्द मतलब समान शब्द, और क्या हो गया समान मतलब क्या बोल सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द हो गया, वही ना हो गया। तो पर्यायवाची शब्द और क्या हो गया आपको बाबू, समान शब्द और क्या हो गया आपको विपरीत शब्द। समान शब्द और विपरीत शब्द, ये दोनों से क्वेश्चन आ रहा है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब देखिए, जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है पूर्ति करने के लिए। यहाँ पर क्या कोई शब्द को क्या करना है, पूर्ति करना। आप सुनिएगा, हिंदी में समान तौर पर देखा जाए तो रस अलंकार अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बन जाता है। रस अलंकार एगो चैप्टर है, तो वो थोड़ा टेढ़ पड़ता है और बाकी सब क्या होता है आपको आसान पड़ता है, तो हिंदी समान तौर पर बन जाता है। यहाँ पर क्या आपको गलत छाटना है, मतलब शुद्ध और शुद्ध क्या करना आपको छाटना है।
ये सब अंग्रेजी है, वो सब क्या, वो अंग्रेजी है, ठीक ना। रुक जाइए, अंग्रेजी है, देखिए इसमें अंग्रेजी क्या को पूछा गया बाबू, बताइए दिए ना। अंग्रेजी 9 को पूछा गया दोस्त, और उसके बाद क्या है, मैथ 11 को पूछा गया है, रीजनिंग 2 को पूछा गया, इसमें इसमें पूछा गया है, और होकर बाद क्या है, करेंट अफेयर पूछा गया है बाबू, सुनिएगा, करेंट अफेयर 5 को पूछा गया है। अब 5 को में क्या कि यहाँ पर देखिए, इसका नेचर देखिए क्या आपको पढ़ना है। प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किया गया है। अब सुनिए, समान तौर पर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है, एग्जाम में न भी बन सकता है, डेट तो याद रहबे नहीं करता जी। अब कौन में कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया, ये सब एग्जाम में याद रहता है, तो समान तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता। देखिए यहाँ बाबू क्या होता है, खड़ा होकर के हमको भचर भचर बोलना बड़ा आसान है कि क्वेश्चन वही तो हम बनाइए देते, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में बाबू ये सब क्वेश्चन समान तौर पर क्या हो सकता है कि आपको ना बने, ठीक ना। लेकिन जानते हैं करेंट अफेयर में क्या आप पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे का, वो पूरा का पूरा आप याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा वो आपको याद करना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आपको आता है। और इसमें जानते हैं ये भी है, अच्छा ये देखिए इसमें क्या आप याद कर सकते थे जो हमारे काम का हो सकता है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया है, और इसका लक्ष्य कितना है, लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया है और इसका लक्ष्य क्या है। तो यहाँ टॉपिक क्या हो गया, सरकार की प्रमुख योजना कब शुरू किया गया और उसका लक्ष्य क्या है। साथ ही क्या है, प्रमुख राज्य सरकार द्वारा अलग अलग तरह की योजना चलाया जाता है, प्रमुख राज्य सरकार द्वारा अलग अलग तरह की योजना चलाया जाता है। तो कौन सा राज्य सरकार द्वारा कौन सा योजना चलाया जा रहा है, वो हमारा टॉपिक हो सकता है। एक बाबू आपके एग्जाम के लिए पूछता है मिड डे मील, क्या पूछता है, मिड डे मील। हालांकि मिड डे मील का नाम चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री के नाम पर कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, कहां से शुरू किया गया है। अब देखिए क्या है कि यहाँ महिलाओं के लिए क्या है, बचत योजना शुरू किया गया। सुनिएगा क्या, जब सरकार की योजना पढ़िएगा ना तो वहां क्या फोकस करना है। कोई महिला के लिए योजना चल रहा है, कोई गरीब के लिए योजना चल रहा है, कोई किसान के लिए योजना चल रहा है। योजना का उद्देश्य क्या है, कब शुरू किया गया, क्या क्या पढ़ना है, योजना, योजना का उद्देश्य, योजना कब शुरू किया गया, योजना का लक्ष्य क्या है, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, इतना पढ़ लीजिए काफी है। और एगो दूगो योजना रहता था ना बाबू, सरकार की तरफ से इतना सारा योजना आता है कि मत पूछिए, एग्जाम देने लेकिन का बड़ी दिक्कत होता है। अब 10 की योजना निकाल देगा। अब देखो और चीज क्या है कि योजना बहुत सारा आता है, हमारी योजना की कमी नहीं है, योजना को लागू सही से नहीं किया जाता है, और जो योजना फेल कर गया उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं होगा। जैसे 2022 तक किसान की आय दोगुना करना था, हो गया 2022 तक, पता चला जी। एक आया था आदर्श ग्राम सांसद योजना, पता चला। माने वो सब क्या है कि सफल नहीं हुआ। तो जब सफल, देखिए बता रहे मोदी जी से एक चीज सीख सकते हैं कि जो पीछे वाला चला गया, चला गया, अब ओकरा ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अब आगे बढ़िए। मतलब कहना जो पीछे गलती हो गया उसके ऊपर बहुत ज्यादा समय देने से कोई फायदा है। और एक और सीखिए, सबको जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है, सब किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जैसे मोदी जी किसी को जवाब देते हैं नहीं। तो एक बड़ा आदमी से हमको सीखना चाहिए कि जब फालतू के अपना एनर्जी का हाल बर्बाद करेंगे जी। अब एक देश है, इतना बड़ा देश में सारा को खुश नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो बस अपना काम करते रहिए जो आपको अच्छा लग रहा है। अब देखिए एक और चीज देखिए, अभी वर्तमान में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी चीज होता है, चाहे रोबोट बनता है या कुछ भी बनाया जाता है, चलिए प्रिंटिंग की बात करते हैं, यहाँ से कुछ भी होता है तो करेंट अफेयर में क्वेश्चन आ जा सकता है। एक चीज जानते हैं अभी आपको करना क्या चाहिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो लोकसभा चुनाव के बारे में आपका पूरा पूरा डाटा याद होना चाहिए। ऐसे हम लोकसभा चुनाव के बारे में खुद हम बता देंगे, लेकिन पूरा पूरा डाटा पता होना चाहिए। कब चुनाव हुआ, कब घोषणा हुआ, कब तक चला, के चरण में चुनाव हुआ, ठीक ना। कौन पार्टी कितना सीट जीता ये भी पता होना चाहिए, कौन पार्टी कितना सीट आपको जीता बोलेंगे सजाइए, कौन कितना कितना सीट जीता, मोदी जी के 400 पार हुआ कि नहीं, है ना, ये पूछेगा। अब पूछा, देखिए ये पूछा एलआईसी, देखिए एलआईसी, आरबीआई, मतलब अलग अलग संस्था कोई योजना शुरू किया है तो वहां से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। एलआईसी की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, कोई योजना शुरू किया ना तो आपको आ सकता है। अब देखिए आपके एग्जाम में समान तौर पर वहां से क्वेश्चन आता है जो काफी ज्यादा शोर रहता है, काफी ज्यादा शोर है। ऐसा नहीं है कि भाई उसका चर्चा नहीं है क्वेश्चन आ जाएगा,
सामान्य तौर पर जिसका चर्चा रहता है वहीं से क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। यहाँ भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब क्या है, अगर कोई गेम हुआ है, अगर कोई गेम हुआ है, कौन सा गेम में कौन सा महिला पदक जीता है, तो कौन पदक जीता है। अब प्लस क्या है, कितना से काम नहीं चलेगा। आजकल ये भी आपसे एग्जामिनर आशा करता है कि आप जानिए कि महिला का संबंध कौन खेल से है और कौन सा राज्य से संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, कौन खेल से संबंधित है, कौन सा राज्य से संबंधित है। हाँ, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक ना। और ना समझ में कुछ आएगा तो हरियाणा बना के चलाइएगा। अरे कुछ समझ में आइए नहीं तो क्या कीजिएगा, है ना, क्योंकि वहां के लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम स्पोर्ट में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। चलिए अभी देखिए क्या है, महिला मुक्केबाज बहुत चर्चा में थी। महिला मुक्केबाज ब्रिजभूषण के विरुद्ध में क्या है, कुछ आरोप लगाई थी उसका जांच करने के लिए। तो हो सकता है कि कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक बार मोटा मोटी आइडिया लगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहा है। सेकेंड सीटिंग वाला बताना पड़ेगा, काम चल जाएगा, है ना। ऐसे भी आपका एक्टिविटी से पता चल रहा था कि आप सोच रहे थे कैसे कखनी मास आप छोड़ा थे, है ना जी। सुनिए, आज बेसिकली खाली हम आइडिया दे रहे थे। कल क्या करेंगे, पूरा टेस्ट लेंगे और टेस्ट का डिस्कशन आपको करते, आंसर बताते चलेंगे और टेस्ट का पूरा डिस्कशन करते चलेंगे। और टेस्ट में क्या है कि मेंटली प्रिपेयर हो लीजिएगा कि 4 घंटा यहाँ समय दीजिएगा, 3 घंटा 4 घंटे समय दीजिएगा। वो देखिए 1 घंटा के आसपास तो आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक ना। और कम से कम 2-2.5 घंटा समय तो देना पड़ेगा डिस्कशन के लिए, तब ना होगा। देखिए अगर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है तो हमारे समझ से कम क्या है कि 3 घंटा से ऊपर होना चाहिए 100 क्वेश्चन का डिस्कशन, तब उसको बेनिफिट करेगा। हम जो पंचामृत सीरीज चलाते थे उसमें 5 क्वेश्चन लेते थे और 1.5 से 2 घंटा चलाते थे, लेकिन वो अगर पढ़ा दिए तो हमसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो उतना संभव नहीं हो पाएगा कि 100 क्वेश्चन का 500 घंटा हो जाएगा, और हो जाएगा ना जी संसार, तो बहुत उतना हम नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि कम से कम प्रयास करेंगे 2 से 2.5 घंटा का आसपास आपको चलेगा, ठीक ना। और टेस्ट आपका 4 बजे हो जाएगा शुरू, ठीक है। अच्छा, जितना भी बच्चा यहाँ ये बैच में सवेरे वाला बैच में पढ़े थे, सबको ऑनलाइन एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। अच्छा, एक और चीज क्या हो, फीस वगैरह के बारे में नहीं बताया, तो फीस वगैरह के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको हम 20 गो टेस्ट दे रहे हैं बाबू, 20 गो टेस्ट दे रहे हैं। और प्लस क्या है कि सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन, क्या वो सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाई क्यूज का सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए फोटो कॉपी में लगभग हमको क्या है कि 200 के आसपास खर्च हो जाएगा, तनी मैंने कम बेसी हो सकता है, लेकिन लगभग 200 के आसपास हमको खर्च हो जाएगा। तो यहाँ जितना सवेरे वाला बैच में पढ़ रहे हैं बच्चा, आपको इतना क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, फोटो कॉपी का आपको देना पड़ेगा, ठीक ना। अब बाकी रहा क्या, जो पीवाई क्यूज वाला जो ये वाला इस सब में क्या करेंगे, आपको हम एप्लीकेशन पर एक्सेस दिलवा देंगे 1 से 2 दिन के अंदर में। जिनका जिनका एडमिशन हो होगा ना, हम सबको अब एक्सेस इसमें आपको दिलवा देंगे। आई वीडियो देख करके आपको आना है, क्लियर है। यहाँ के बच्चा के लिए जो मतलब बाहर का जो बच्चा खाली टेस्ट सीरीज देने आ रहे हैं, आप मतलब बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज के लिए आ रहे हैं, ठीक ना। उनके लिए भी क्या है, कोई ज्यादा फीस नहीं रखेंगे। उनके लिए क्या वो आपको 500 फीस देना पड़ेगा, कितना वो 500 फीस आपको देना पड़ेगा। उसमें 20 गो आपको टेस्ट लेंगे, ठीक ना। और उसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक ना। ये पहला बार यहाँ पर ले रहे हैं, इस कारण से फीस कम रहेगा। अगला बार से इतना कम में हमको गुंजाइश नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको सारा चीज मेंटेन करना है, तो इतना में कम में संभव नहीं होगा। लेकिन पहला बार है, सब फायदा उठाइए, ठीक ना। अब सुनिएगा, कल जो टेस्ट होगा, कल कौन सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, तो कल होगा आपका पॉलिटी का, क्या वो पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था। आपको घर पर जाना है और रिवीजन कर लेना है, भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोग पढ़े हुए हैं ना पहले से। हाँ, अब सुनिएगा, ऐसा नहीं कि टेस्ट खाली आपको बिहार पुलिस में ही काम करेगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे मान लें कि दरोगा की तैयारी करें, सचिवालय सहायक की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी करें, पॉलिटी से तो क्वेश्चन अबे करता है। तो हम 100 क्वेश्चन के माध्यम से यह प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा पॉलिटी क्या हो जाए, आपको कवर हो जाए, ठीक ना। अब प्रत्येक टेस्ट में कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको रहेगा। कुछ क्वेश्चन आसान रहेगा, कुछ क्वेश्चन टफ रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल रहेगा। हर तरह का क्वेश्चन डाला उसमें जाएगा, ठीक है ना। तो कल आइए 4 बजे। अच्छा, 4 बजे का मतलब 4 बजे ही होता है। आप लोग 4 बजे कन्फर्म आ जाइएगा, ना तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या बाबू, हाँ 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 हाँ, हम्म, हाँ हाँ छूट जाएगा एकदम। बैठिए सुनिए, एक ये बता रहे हैं, शुरुआती में ही बोल दिए सब बच्चा को समझे क्या। कैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन का फीस ऑलरेडी कम है, ऑनलाइन का फीस ऑलरेडी कम है।
आप जो बच्चा ऑफलाइन एडमिशन लीजिएगा, जब भी आपको ऑनलाइन साथ में एडमिशन लेना होगा, एप्लीकेशन पर फीस जितना भी कोर्स का होगा, उसका 50% लेकर जब भी आपको ऐड होना होगा, ऐड हो जाइएगा। मतलब अगर एप्लीकेशन पर अगर 1000 रुपया फीस दिखा रहा है, तो उसका आपको यहाँ पर यहाँ का जो एडमिशन ले रहेगा, 500 वहां देना पड़ेगा। अगर 2000 है तो 1000 देना पड़ेगा। मतलब जितना भी वहां पर एप्लीकेशन में फीस दिखाई दे रहा होगा, उसका 50% लेकर के आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। अब बाहरी बच्चा जो रहेंगे, उनको पूरा आपको फीस पेड करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद। आप लोग बताइएगा, ऑनलाइन वाले भाई बंधु कोई समस्या है तो। क्या वो? इसका इसका हाँ, इसका एप्लीकेशन पर रहेगा। रहेगा। जैसे आप लोग जितना बच्चा एडमिशन लेना है, सबको एक्सेस हम दिलवा देंगे। सबको एक्सेस हम दिलवा देंगे। क्या वो? जैसे आप लोग यहाँ एडमिशन लेने के बाहरी बच्चा है, मतलब सवेरे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहरी हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ ऑनलाइन में 299 रुपया लग रहा है। 299 ऑनलाइन में लग रहा है। क्या वो? टेस्ट के माध्यम से हम पूरा का पूरा, हमारा प्रयास रहेगा कि सिलेबस आपको कवर कर ले। कल आप पॉलिटी का डिस्कशन सुनिएगा ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्या वो? सवेरे वाला का? तो हाँ, कल से मिल जाएगा। कल खाली पॉलिटी का रहेगा, कल खाली पॉलिटी का रहेगा। जी। बिहार पुलिस खत्म होगा तो उसी का शुरू करने वाले हैं। जी जी। ऑफलाइन फीस वहां पता कर लीजिए दोस्त।